चलो आओ देखो क्या क्या कर दिया था हमने। हमने मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की बेसिकली डेफिनेशन कंप्लीट कर दी है। यस नो? ठीक है, उसमें कोई शिकायत है, उसमें कोई शक है तो बताओ, डिस्कस करते हैं। अगर नहीं है तो आओ जरा इसको इंटरप्रिटेशन क्लोज को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं आज। ठीक है जी। ये अगले 5 से 7 दिन में ये बेरक्ट कंप्लीट कर देंगे, बट शर्त यही रहेगी कि बहुत कंसंट्रेशन के साथ बेरक्ट पढ़ा जाएगा। ठीक है ना? डेली बिल्कुल, जैसे मान लो क्वेरी है तो पहले पूछ लो, बिल्कुल खाली दिमाग करके। फिर क्यों? क्योंकि बेरक्ट में कुछ और लिखा है, लेकिन जब उसको इंटरप्रेट करेंगे तो फिर कुछ और समझ में आएगा। ठीक होगा? चलो आगे निकलते हैं। चलो हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी डन हो गया। आओ जरा अटेस्टेड। अटेस्टेड से पहले एक बार देखो जरा रजिस्टर्ड की डेफिनेशन अटेस्टेड के नीचे, फिर अटैच टू द अर्थ की डेफिनेशन नीचे। अटैच टू द अर्थ को एक बार पढ़ लेते हैं। मींस रूटेड इन द अर्थ। रूट समझते हो ना? कोई भी ऐसी चीज जो जड़ पकड़ती है जमीन में, अगर आपने उसकी जड़ पकड़वा दी है तो उसको बोलते हैं रूटेड इन द अर्थ। एज इन द केस ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। ट्रीज पेड़, श्रब्स झाड़ झंखाड़। ठीक हो गया? सही। श्रब्स वो अपना हो, या फिर जो सरकंडे नहीं लग जाते क्या, झुंड बोलते हैं हम देसी भाषा में, झुंड कह देते हैं उनको। ठीक है। ये देखो सबसे मजबूत रहता है, इसको तो फाड़ने के लिए वो बुलाना पड़ता है, वो पूरा जेसीबी टाइप को। मान लो को बड़ा झुंड हो ना, और वो डोले पे लाग रहे हो, और वो यूं है कि भाई आप इसको जड़ा दोगे और खुश हो जाओगे, नहीं अगले 15 दिन में फिर हो जाएगा। तो पूरा खड्डा कर कर पूरा वो बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये श्रब्स हो गए हैं बेसिकली। इम्बेडेड इन द अर्थ। देखो अगेन मैंने आपसे पूछा था कि बेड की डेफिनेशन, वर्ल्ड बेड की डेफिनेशन लेयर। देखो अंग्रेजी की व्यथा है कि उसके पास वोकेबलरी नहीं है, बट बेड बेसिकली एक शेप को बोला जाता है। ठीक है। अब ये जो हमारी धरती है, इसके अंदर भी कई सारी सतहें हैं, बेडिंग है इसके नीचे। जैसे मान लो कि तो बहुत छोटे स्केल पे बना दिया मैंने, जैसे ये पेट्रोलियम सोना इतने पे ही मिल जाता है, ये देखो एक बेडिंग बिछी हुई है अलग अलग। ठीक है ना? यहाँ पे इधर उधर छोटे छोटे पाउचेज होते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, इनको बोलते हैं कि इम्बेडेड। सही है ना? वो तो पूरा वो ऐसे वो एक्सकेवेशन आते हैं, पूरा वो हटा हटा के देखते हैं कि भाई एक आज से हजारों साल पहले जो है ना, एक मतलब इस एरिया में, बहुत बड़े एरिया में ना आग लग गई थी, क्यों? कोई उल्का पिंड आया था। अब वो क्या है कि वो जली हुई मिट्टी की एक बेड बन गया है जमीन के नीचे। मान लो अगर उस जमीन के नीचे का कोई पार्ट है, तो यानी वो पूरा पाषाण काल जिस समय उल्का पिंड गिरा था उससे भी पहले की जगह पे हम चले गए। ठीक हो गया? तो क्या है, इम्बेडेड है, ये किसी भी चीज पे हो सकता है, जमीन में पानी पे भी हो सकता है। ठीक है ना? सबको पता होगा, हमारे भी साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका पे गए हुए हैं। वो क्या करते हैं, जमीन में किलोमीटरों मीटरों नीचे वो क्या है, ड्रिल करते हैं और वहां से बर्फ निकालते हैं। अब वो क्या है, बर्फ के अंदर, जमी बर्फ के अंदर छोटे छोटे पाउच बने हुए हैं। उसमें क्या है, हवा है। वो लाखों करोड़ों साल पहले की हवा है। ठीक है ना? अब वो निकालते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं, उस हवा में कौन से जो है केमिकल है, कौन से उसमें एलिमेंट है, कौन से उसमें कीड़े वीड़े घूम रहे हैं, इतने करोड़ों साल पहले कौन से जीव घूमते थे। ठीक है ना? तो क्या है, ये इम्बेडिंग है, ये बेडेड है, ये पीछे हुए हैं। आओ चलो, इम्बेडेड इन द अर्थ एज इन द केस ऑफ वॉल्स और बिल्डिंग्स। ठीक है जी, किस केस में इम्बेडिंग के केस में, किस मतलब वॉल्स और बिल्डिंग्स के केस में। ठीक है ना? अब अगेन लेट्स से कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग बनानी है। ठीक है। अगर कोई थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो उसमें, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, उसकी कितनी गहरी नींव बिछाई गई। वो मेरे ख्याल कितने 800 मीटर है शायद वो, बुर्ज खलीफा जो है शायद 800 मीटर, वो टावर समेत ऊपर जो टावर, हाँ टावर। अभी तक तो मेरे ख्याल बुर्ज खलीफा ही सबसे ऊंची। ठीक है। अब वो क्या है, मेरे हिसाब से शायद 800 या 850 मीटर इतना है।
व्हाट आई फील, ठीक है ना, वो जो ऊपर जो टावर है उसका, वो मिला के, ठीक हो गया। अब इतनी ऊंची बिल्डिंग हो, देखो क्या है, किसमें, दुबई में है, अबू धाबी में हो, दुबई में है ना, ठीक है जी, क्या है, टिब्बे है ना, दुबई में क्या है, टिब्बे ही है ना, सारे रेगिस्तान के अंदर है बेसिकली, बीचों बीच है अगर मैं कहूँ तो, ठीक है ना। और बड़ी अजीब सी मतलब विसिनिटी है कि भाई टिब्बे, ठीक है, टिब्बों के ठीक साथ में समुद्र, है ना, बड़ी अजीब सी विसिनिटी है, सही। तो देखो इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए क्या किया होगा, आप रेत में तो नींव भी नहीं खोद सकते, है ना, ये मुहावरा भी सुना होगा, रेत पे महल बना रहा, मुहावरा किस लिए, क्योंकि वो टिकेगा ही नहीं। अब ये देखो, ये एक सैंड ड्यून है, ड्यून मतलब वो अ, टिब्बा, ठीक है, ये लो, हमने क्या डाल दिया, ड्रिल कर दिया नीचे, हमने बिल्डिंग बनानी है, ये 600 मीटर हमने ड्रिल कर दिया, ठीक हो गया, हम इसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करेंगे, लेट्स से बुर्ज खलीफा ही खड़ी करनी है, जैसे भी, ठीक है, चलो, लेट्स से ये ड्रिल करके जब हम इस ड्रिल को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, रेत वापस आ जाएगी वहां पे, कितना दिमाग लगाया वो उन्होंने, सही। वो दुबई के उस एरिया में पहुंचे होंगे कि जिस ड्यून के नीचे, जिस टिब्बे के नीचे बेसिकली पत्थर होगा, उस पत्थर में भी इन्होंने ड्रिल किया होगा, पत्थर के अंदर, और उसमें एम्बेडिंग बिछाई होंगी, कई सतह ऑफ, कई लेयर ऑफ नींव बिछाई होगी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एम्बेडिंग, ठीक है ना। बिल्डिंग बनाने, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए तो अनिवार्य है बेसिकली, है ना। अब जैसे रोहतक की सबसे ऊंची बिल्डिंग, हाँ, ये इधर जाते हैं ना रबिया चौक की तरफ, ठीक है ना, आप पुल के ऊपर चढ़ जाओगे, आपको दिखाई देगी इस हाथ को, सही। मेरे ख्याल कितने, शायद 10-15 माले हैं शायद वो ना, 10-15 स्टोरीज हैं वो, सही। हाँ, ओमेक्स, ओमेक्स की बात कर, हाँ हाँ, ये रबिया चौक जब जाते हैं ना, पुल से पहले एक रास्ता नहीं जाता अंदर ओमेक्स की तरफ, वही है। हाँ 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 हाँ, ये क्या है? ये रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, कैसे बिल्डिंग, अच्छी चौड़ी बिल्डिंग है, बट ये तो रेजिडेंशियल, मतलब मेरे ख्याल 10-15 माले तो हैं इसमें, हाँ ज्यादा ही मिलते हैं। वो तो रोहतक में इतना इतना वो करना, ठीक है ना। दिल्ली में सबसे ऊंची बिल्डिंग कितनी है, 100 मीटर की है बस। मुंबई में तो खैर रिकॉर्ड टूटने लगे हैं, मुंबई में तो आप यूँ लगाओ कि स्काई स्क्रेपर्स बनने लगे हैं, ठीक है, पूरे जो स्काई लाइन है मुंबई को पूरी चेंज हो चुकी है, ठीक है ना। वो तो बॉलीवुड दिखाते नहीं, बट अगर दिखाने लग जाए तो पूरी विसिनिटी, पूरी स्काई लाइन चेंज हो चुकी है, ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम मुंबई देख रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब क्या है, लेयर्स बिछाएंगे भैया। अब जैसे क्या है, मान लो मिट्टी है नीचे, मिट्टी में तो बनेगा नहीं, लेट से रेत हटा दो, मैं मिट्टी बना देता हूँ, मिट्टी में ड्रिल कर दिया तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि मिट्टी क्या है, एक तरीके से मिक्स्ड रेत है वो, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, खड्डा करके नीचे, ठीक है जी, फिर क्या करेंगे, इनमें लेयर्स बिछाएंगे, जैसे पाइप के थ्रू, प्रेशर के थ्रू, यहाँ पे ये देखो कंक्रीट बिछा दिया, फिर इसके ऊपर मिट्टी का और पत्थर डाल दिए, फिर इसके ऊपर कंक्रीट बिछा दिया, फिर मिट्टी पत्थर डाल दिए, फिर कंक्रीट बिछा दिया, फिर मिट्टी पत्थर डाल दिए, फिर कंक्रीट बिछा दिया, फिर मिट्टी पत्थर डाल दिए, फिर कंक्रीट बिछा दिया, इस हिसाब से चलेगा। और जब ये कंक्रीट सूख जाएगा तो फिर इसके अंदर ड्रिलिंग करेंगे, ये है नींव हमारी, इसके ऊपर फिर ये बिल्डिंग बनेगी, ठीक है ना, ऐसे ही, ऐसे ही बनता है, ठीक है ना। मुंबई के साथ भी यही समस्या है, मुंबई की जमीन की हिस्ट्री पता होगी ना, मुंबई, जो मुंबई है हमारी, वो पुराना दलदल है, और जमीन के कई छोटे छोटे टुकड़े थे, ठीक है ना, इनके बीच में मिट्टी मट्टी डाल के इसको वो बना दिया, मुंबई बना दिया, ये सारा समुद्र में बना हुआ है, ठीक हो गया। अब देखो दलदली के ऊपर स्काई स्क्रेपर्स बनाना चुनौती है, लेकिन आजकल केमिकल वगैरह आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई है, वो क्या करते हैं, नीचे ड्रिल करते हैं और नीचे का एरिया सुखा देते हैं, धसना है तो धसा देते हैं, ऊपर तो आजकल तो वो ठोकने वाले भी आते हैं, डीजल इंजन के, ठीक है जी, वो बड़े बड़े होते हैं, और टच टच करके मारते हैं, पूरे अच्छे तरीके से वो करते हैं, ठीक हो गया। चलो वापस आ जाओ, दीवारों और बिल्डिंग्स के केस की बात कर रहे हैं, embedded in the earth, see attached to what is so embedded for the permanent beneficial enjoyment of
दैट टू विच इट इज अटैच्ड। यस, या तो रूटेड हो, या फिर इम्बेडेड हो, या फिर अटैच्ड हो उस वस्तु से जो इम्बेडेड है। ठीक है ना। और कैसे हो अटैच्ड हो? परमानेंटली हो। किस चीज के लिए? ताकि बेनिफिट इंजॉय किए जा सके उस प्रॉपर्टी से। ठीक हो गया। इसको क्या बोलते हैं? अटैच टू दी अर्थ बोलते हैं इसको। इसको अगर मिलाना है आपको तो कल जो हमने डेफिनेशन करी उसके साथ में ही अटैच कर देना बस, और इसका कोई यूज नहीं। ठीक है, चलो इसे ऊपर वाले पे आ जाओ। अटेस्टेशन, अटेस्टेड। चलो, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था शुरुआत में, जब मैं आपको ये बता रहा था कि ट्रांजैक्शन बाय द पार्टी कौन सा होता है। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि ए और बी दो बंदे मिल गए और इन्होंने एक सेल परचेज डीड जो है उसका निर्माण कर लिया। ठीक है, तो यस, ट्रांजैक्शन हुई। लेट से ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो क्या ये ट्रांजैक्शन जो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की विषय वस्तु बन गया? आंसर आया यस। ठीक हो गया, सिंपल। ऐसे ही हमने केस किया था कि भाई कोई डिक्लेरेटरी सूट आ गया है या फिर कोई पर्टिकुलर सूट आ गया है, उसके अंदर जो है कोर्ट की डिक्री आ गई है। अब डिक्री के थ्रू ये डिसाइड हुआ है कि ये प्रॉपर्टी ए की है या बी की है। तो क्या ये जो जजमेंट या फिर ये जो डिक्री आई है, क्या ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की विषय वस्तु है? ठीक है ना। ये टीपीए की विषय वस्तु नहीं है। क्यों? क्योंकि यह एक्ट ऑफ या फिर परफॉर्मेंस या फिर ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टीज नहीं है, ये तो लॉ ने की है या फिर ये तो कोर्ट ने किया है। ठीक हो गया। फिर मैंने आपसे एक केस पूछा था कि देखो एक आदमी है ए, ठीक है ना, और ये अपनी जमीन जो है ये बी को देता है, कैसे? विल बनाकर। ठीक है ना। मैंने आपसे उस दिन ये सवाल पूछा था कि वसीयत बनाना, ध्यान से सुनना, वसीयत बनाना क्या एक्ट ऑफ पार्टी है? विल बनाना, विल वसीयत है। ठीक है, क्या एक्ट ऑफ पार्टी है या फिर ये लॉ ने बता रखा? नहीं, यू हैव टू हैव अ विल। ठीक है ना, एक्ट ऑफ पार्टी, यस। ठीक है ना। अब मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूं ये डेफिनेशन करने से पहले। ठीक है जी। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेट से ये टुकड़ा है। ठीक है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये कोई आदमी है बी लगा लो, अकेला लगा लो, सी लगा लो, डी लगा लो, ये व्हाट्सएवर इकट्ठे लगा लो, यही को अकेला लगा लो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है ना। इनको ये जमीन विल से मिली है, वसीयत से मिली है। ठीक हो गया, सिंपल है। चलो, अब इनको क्लेम करना है। हम क्वेश्चन यही तो कर रहे हैं कि मान लो दो दो पार्टीज ने मिलकर क्या करा, एक ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी कर ली है, कल को डिस्प्यूट आ गया तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डाल के हम इसको, ठीक है ना, और कोर्ट के सामने चले जाएंगे अपनी व्यथा लेके, और कोर्ट को बोल देंगे जी फैसला करो हमारा, यस नो। ठीक है ना। ये देखो ऐसी ही वसीयत है। वसीयत आई, अब इस वसीयत के ऊपर बी सी डी ई इकट्ठे या फिर इंडिविजुअल, जैसे भी जैसे भी यू आर फ्री, जैसे आप अपने माइंड में सोच रहे हो वैसे। ठीक है ना। अगर अकेले सोच रहे हो बी सी डी ई को, अकेला अकेला सोच रहे हो तो अकेले अकेले सोच लो, इनको कलेक्टिवली सोच रहे हो तो कलेक्टिवली सोच रहे हो, तुम्हारी इच्छा है। सिर्फ इसलिए बताने के लिए ताकि तुम एक अननेसेसरी क्वेरी के अंदर ना फंस जाओ। चलो, अब क्या है, इस वसीयत के आधार पर, इसके ग्राउंड पर क्या कर रहे हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, लेट से बी क्लेम कर रहा है, वसीयत है ये, देखो यही तो चेक करना है कैसे क्लेम होगा। ठीक होगा ना, यस। जैसे रवि कह रहा प्रोबेट करानी पड़ेगी। ठीक हो गया। अब मैं सवाल पूछता हूं, क्या ये टीपीए की विषय वस्तु है? यस, नो, 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 दो अभी है। वाई?
हाँ, प्रॉपर्टी का तो ट्रांसफर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर तो एक ट्रांस इसी कारण से हम उसको ट्रांजैक्शन कह रहे हैं। ट्रांजैक्शन किसी भी तरीके से हो सकती है, ठीक है ना। लेट से नवदीप के पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और मैं छठा हुआ बदमाश हूँ, ठीक है जी। मैं जाऊँ एक दिन प्यार से कनपट्टी पे बंदूक लगाऊं नवदीप के और मैं बोलूंगा ये प्रॉपर्टी मुझे कर दे। प्रॉपर्टी नवदीप ने मेरे नाम लिख दी, यह ट्रांजैक्शन ही है, यह ट्रांसफर ही है। ठीक हो गया। वसीयत के थ्रू आ रही है, ट्रांसफर ही तो है। एक हाथ से दूसरे हाथ में प्रॉपर्टी जाना, हस्तांतरण होना, ट्रांसफर होना। ठीक हो गया, सिंपल। तो ट्रांजैक्शन का इशू नहीं है, ट्रांजैक्शन तो ये है, ट्रांसफर तो ये है। सिंपल क्वेश्चन ये है कि वसीयत के थ्रू है, ठीक है जी। अब क्या ये टीपीए की विषय वस्तु है? सिर्फ इतना सवाल है, थोड़ा खींच के कर देते हैं। सोचो, क्या ये टीपीए की विषय वस्तु है? एक वोट आई है, यस। चलो जरा एक बार हर्ष को भी आपके माइंड में भी दोबारा से रिपीट हो जाएगा, जो भी यस नो बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखो, हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया है, हमने ये डिस्कस किया है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की विषय वस्तु वो वाली ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो वाली ट्रांजैक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो पार्टीज के एक्शन से रिलेटेड है, ठीक है ना। जैसे कि हर्ष ने अपनी जमीन बेचनी है किसको? रवि को। या रवि ने अपनी जमीन बेचनी है हर्ष को। इन्होंने भी बैठकर क्या है, शांति से एक सेल परचेज डीड बना ली। कल को दोनों के बीच में इशू हो गया, दोनों चले गए कोर्ट में, किसके अंदर? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सूट लेके चले गए। ठीक होगा, सिंपल, सही। लेट से कोई प्रॉपर्टी आ रही है हर्ष के पास या फिर रवि के पास या फिर नवदीप के पास, विक्की के पास, ठीक है। कैसे आ रही है? सक्सेशन के थ्रू आ रही है, ठीक हो गया। अब सक्सेशन के थ्रू आ रही है, प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो रही है, ठीक है ना। बट क्या ये टीपीए की विषय वस्तु है? नहीं, क्योंकि एक्ट ऑफ पार्टी नहीं है। सक्सेशन के एक्ट के थ्रू, सक्सेशन के थ्रू अगर प्रॉपर्टी आ रही है तो सक्सेशन एक्ट लगेगा, टीपीए लगाने की जरूरत नहीं है। वो एक लिखा हुआ लॉ, सक्सेशन एक्ट में लिखा हुआ ना किसको कितना मिलेगा। हिंदू, एटलीस्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी लिखा हुआ है और ऑफकोर्स मुस्लिम सक्सेशन में भी लिखा हुआ है। डन हो गया। तो हम यहाँ टीपीए में नहीं जाएंगे। देखो, कॉमन सेंस भी जागृत करनी पड़ेगी अपने को। ये टीपीए की विषय वस्तु है, एब्सोल्यूट कॉमन सेंस चाहिए इसको समझने के लिए, सही। ऐसे ही मैंने सवाल पूछा कि एक आदमी के पास, ये आदमी का नाम है बी, इस आदमी के पास प्रॉपर्टी आ रही है वसीयत से, हर्ष, ठीक है। ये किस आदमी की है? ये ए की वसीयत है, ए खत्म हो गया है, ठीक है। अब बी को क्लेम करना है, ठीक है। तो सिंपल है, क्या वसीयत के थ्रू प्रॉपर्टी क्लेम करना क्या टीपीए की विषय वस्तु, यानी क्या टीपीए का सूट डलेगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सूट डलेगा, ठीक है ना। तो दो यस होगी हमारे पास, दोनों होगी। रवि, समझा? अभी समझे हम क्या करेंगे? मुझे सिंपल इतनी ये बात बताओ, क्या ये एक्ट ऑफ पार्टी है? वसीयत बनाना क्या एक्ट ऑफ पार्टी? यस। क्या वसीयत के थ्रू प्रॉपर्टी क्लेम करना, क्या यह एक्ट ऑफ पार्टी है क्या? नो, यह बाय लॉ, क्योंकि ये प्रोबेट करवा, लॉ ने बताया आपको। रवि तो बोल रहा है, फिर भी लिख नहीं कर पा रहा है। प्रोबेशन से होगा। लॉ ने बताया है कि बस भाई वसीयत की तो मर्जी है भाई साहब। वसीयत बनाने वाले ने कौन सा तहसीलदार के पास जाके बोल पूछना पड़ेगा मेरी कौन सी प्रॉपर्टी, मेरी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। लेट से मेरा बुढ़ापे में मेरा दिमाग ढसर जाए और मैं वसीयत बनाने वाला हूँ और मैं ताजमहल के लिए सारे अपने बच्चों के नाम लिख दूं, है ना। सिंपल, हो सकता है ऐसा, किसको रोक सकते हो? मुसीबत क्या है, ऊपर से इसको रजिस्टर कराने की भी, वो भी मैंडेटरी नहीं है, वो भी ऑप्शनल है। आपको रजिस्टर करानी है वसीयत बना के करवाओ, नहीं करवानी तो मत करो। यस, हम रजिस्ट्रेशन एक्ट में पढ़ चुके हैं। किसमें था रजिस्ट्रेशन एक्ट? 18 के ई, 18 के ई में व्हील, ठीक हो गया, सिंपल। मुसीबत क्या है, आप इसको रजिस्टर भी नहीं करा सकते, सही। अगर आप किसी वकील को या फिर किसी विल राइटर को अपनी वसीयत लिखने के लिए नहीं दोगे तो ध्यान रखना वसीयत में गड़बड़ मिलेगी मिलेगी। अगर मान लो को वकील वसीयत लिखेगा तो वो लिखेगा भाई इसके अलावा जो मैंने संपत्ति इसके अंदर लिख दी है, अगर इसके अलावा मेरी कोई संपत्ति निकलती है, चल या अचल, मूवेबल इमूवेबल, तो वो अकॉर्डिंगली जैसे ऊपर मैंने हिस्सा बनाया है ना उसके हिसाब से बट जाए वो आगे, ठीक है ना। मान लो कोई हो कोई
तरेड़ हो कोई। ठीक है जी, अब वो बोलेगा नहीं भाई लाल किला भी मारा है, ताजमहल भी मारा है, ये है वो है, ठीक है जी, तो भैया मैं तो इसी इसके हिस्से करके जाऊंगा। डन। रोक सकता है क्या लोग उसको? नहीं। बट क्या बना दिया कि वसीयत के थ्रू अगर कोई प्रॉपर्टी क्लेम करेगा तो उसको यह वसीयत प्रोबेट करानी पड़ेगी। अगर कोर्ट के सामने प्रोबेट हो गई तो वसीयत से क्लेम हो जाएगा, अन्यथा क्लेम रिजेक्टेड, खत्म। किसने बनाया है ये, किसने बताया है? ये लॉ ने बताया है। तो यह एक्ट ऑफ पार्टीज नहीं है। मैं वापस पीछे चला जाता हूं। मान लो मेरा आज वसीयत लिखने का मन कर रहा है, जैसे हम सारे फैमिली हैं, मेरा आज वसीयत लिखने का कसता जी कर रहा है, बढ़िया मन कर रहा है, आज सवेरे से पेन लेके बैठा हूं। ठीक है, सही। मैं आप में से किसी एक को या आप में से सभी को जो बराबर बराबर बांट बांट रहा हूं, क्या आप इन्वॉल्व हो इसमें? नहीं। समझ पा रहे हो? डन हो गया। अब वसीयत के थ्रू अगर आपको क्लेम करना है तो टीपीए की विषय वस्तु नहीं है, आपको तो यह वसीयत प्रोबेट करानी पड़ेगी। कहाँ? टीबीएस से या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है ना? सेम मतलब सेक्शंस के अंदर ज्यादा फर्क तो नहीं है, जैसे 68 है, 68 है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, शायद बीएसए के अंदर 67 है, 69 67। ठीक है। हाँ, प्रोबेशन। ठीक हो गया? डन हो गया? सिंपल। अब मैं वसीयत का जिक्र क्यों कर रहा हूं? ठीक है ना? वो इसलिए क्योंकि वसीयत को प्रूव करने के लिए एक अटेस्टिंग विटनेस को आना पड़ेगा। तो आपको अटेस्टेड का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, आओ जी जरा, अटेस्टेड इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग अपने को पता है। एक सेकंड, मैंने तो कर दिया, चल रहा है ना? ठीक। इंस्ट्रूमेंट, कागज। मीन्स एंड शेल। मीन्स एंड शेल को अंडरलाइन करोगे। be deemed always to have meant attested by two or more witnesses। अंडरलाइन करो। जहां कहीं भी किसी भी लॉ की किताब में या किसी इंस्ट्रूमेंट पे आप विटनेस पढ़ोगे, अटेस्टेड पढ़ोगे, तो ध्यान रखना दो या दो से ज्यादा विटनेस होंगे, हमेशा कम से कम दो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक हो गया? चलो, ऑलवेज लिखा हुआ है, डीम्ड ऑलवेज, अगर चाहते हो तो उसको भी अंडरलाइन कर सकते हो, ऑलवेज वर्ड को भी। टू हैव मेंट अटेस्टेड, के वो अटेस्ट किया गया है बाय दो या दो से ज्यादा विटनेसेस से, ईच ऑफ whom हैज सीन, जिन्होंने, ये जो विटनेस है, ठीक है ना? विटनेस यानी क्या विटनेस किया इन्होंने? हु हैज सीन द एग्जीक्यूटेंट, ये जो एग्जीक्यूटेंट, ये जो वसीयत बनाने वाला या फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो ये क्रिएट कर रहा है, वो एग्जीक्यूटेंट साइन और अफिक्स हिज मार्क ऑन द इंस्ट्रूमेंट, के उसने ये इंस्ट्रूमेंट साइन किया है या फिर अपनी मार्किंग वगैरह लगाई है, मार्किंग, अंगूठा। ठीक हो गया? किस पर? टू द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट पर। ठीक हो गया? और सर्कल करो, या फिर हैज सीन सम अदर पर्सन, या फिर किसी दूसरे बंदे को देखा हो, साइन द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को साइन करते हुए, इन द प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस में, एंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटेंट, या फिर एंड के ऊपर प्लस लगा लेना, और किसकी डायरेक्शन से? एग्जीक्यूटेंट की डायरेक्शन से। लेट से जो एग्जीक्यूटेंट है, लेट से वसीयत बनाने वाला जो है ना, तो वो पढ़ा लिखा भैया, ठीक है, और उंगलियां भी नहीं है बेसिक, ना पैरों की ना हाथों की, फिर क्या करेगा? बताओ, क्या ऐसा आदमी ना जो पढ़ा लिखा है, जिसकी उंगलियां भी नहीं है, क्या वो वसीयत बना सकता है? किसके थ्रू? रिप्रेजेंटर के थ्रू, किसी को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक हो गया? लेकिन हाँ, जब वो डायरेक्शन दे रहा हूं ना, लेट से ऐसा ऐसा सीन इमेजिन कर लो कि एक ऐसा एग्जीक्यूटेंट है, वसीयत बना रहा है, ना तो वो पढ़ा लिखा है, ना ही उसके हाथ पैर है। ठीक है जी। अब वो क्या है, उसने एक बंदा जो है अपने बिहाफ पे खड़ा कर दिया, ठीक है ना? वो भी वहीं पे खड़ा हुआ है। देखो जी, ये है वो बंदा जिसके हाथ पैर नहीं,
ठीक है, इसको अपनी वसीयत बनानी है, तो इसने क्या कर दिया, अपना एक रिप्रेजेंटर खड़ा कर दिया। ये लो, इसके हाथ भी हैं, इसके पैर भी हैं। ठीक है, अब ये वसीयत एक को दे रहा है, दो को दे रहा है, तीन को दे रहा है, चार को दे रहा है, सभी को दे रहा है। ये इमटेरियल है। ठीक है ना, सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये वसीयत बना सकता है? हाँ बिल्कुल बना सकता है, लेकिन वसीयत को जब साइन करना होगा, SIGN साइन करना होगा, या फिर अपनी मार्किंग लगानी होगी, ठीक है, तो इसको नंबर वन प्रेजेंट होना पड़ेगा वहां पर उसी सीन में, ठीक है ना, प्लस इस बंदे को डायरेक्शन देनी पड़ेगी। हाँ ले भाई साइन कर दे। यस, ये है देखो एग्जीक्यूटेंट, वसीयत इसकी, ये है एग्जीक्यूटेंट, इसको डायरेक्शन नहीं, घर पे भी हो जाएगा, सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हो आप। प्रोबेट कोर्ट में होगा, कोर्ट में नहीं, कोई सूट डालने की जरूरत नहीं, सिंपल प्रोबेट कराना है अपने को। अगेन डिक्लेरेशन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक सूट डालो प्रोबेट के लिए, बस बात खत्म। प्रोबेट कराओ और एग्जीक्यूट कराओ फिर उसको। सर ये SRA में वो करवाए डिक्लेरेशन में? नहीं, मैं कह रहा हूँ डिक्लेरेशन की जरूरत ही नहीं है, प्रोबेट कराना, सिर्फ प्रूव कराना है उसको। हाँ लिख दिया। हाँ, जरूरी क्या एग्जीक्यूट करानी पड़े? वसीयत प्रूव होगी, लेट से चार भाई थी, चारों भाइयों के पास चार चार वसीयतें थी, ठीक है जी, एक भाई के पास एक वसीयत प्रूव हो गई, ठीक है जी। अब आगे अपने आप सारी की सारी हट जाएंगी, ठीक है ना, उसी वसीयत के अकॉर्डिंग बांटना पड़ेगा, ठीक है ना। जनरली जो वसीयतें होती हैं उनको एग्जीक्यूट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप क्यों? क्योंकि हम एग्जीक्यूशन किसको कह रहे हैं, हम ऑर्डर 21 CPC को एग्जीक्यूशन कह रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो कराने की जरूरत नहीं पड़ती। वसीयत है, बड़ा बूढ़ा लिख के गया है, आप शोर करोगे नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे लिखा हो वैसे ही बटेगी, ठीक है ना। और गाँव गुआड़ में घर परिवारों में ऐसे ही 2 4 दिन भाई बड़ा भाई छोटा भाई नाराज हो जाएगा, ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं, पिताजी लिख गया भाई ले आ भाई। सिंपल है, सिंपल प्रोबेशन का चला जाएगा, ये कोई डिक्लेरेशन विक्लेरेशन के सूट नहीं होते हैं, सिंपल प्रोबेशन सूट होते हैं, ठीक है। हाँ सिंपल एप्लीकेशन मिल जाएगी, प्रोबेट करवा दो जी इसको, डिक्लेरेशन नो नो डिक्लेरेशन, ठीक है ना। हाँ, प्रोबेट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ रही उसको, तो छोड़ो। लेट्स से फैमिली बहुत अच्छी है, तो ये बिल बनी, मतलब जो बनी होती है ये तो क्या पटवारी को देनी होती है? नहीं किसी को कुछ नहीं देना। फिर इसका मतलब कैसे कौन क्या चलाएगा? वो तो पटवारी ही तो चलाएगा। नहीं, अगेन वसीयत में सीधी सिंपल सी बात है, मैं अगर वसीयत बना रहा हूँ तो मैं सोच समझ के बना रहा हूँ, मेरे पास अख्तियार ही नहीं है वसीयत बनाने का, तो मैं क्यों वसीयत बनाऊंगा? लेट से कोई दादा लाई जमीन है, मैं उसकी वसीयत बना दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो तो सक्सेशन एक्ट के थ्रू जाएगी, मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मैं अपने हिसाब से जिसको चाहे उसको दूं, किसी पटवारी पटवारी को देने की जरूरत नहीं है। ये तो आगे जब उसको विल को एग्जीक्यूट कराएगा ना कोई बंदा, ठीक है ना, तो वो उसकी इच्छा है, वो करवाना चाहेगा तो वो करवा लेगा। भाई उसको इंतकाल चढ़वाना अपने नाम पे, कैसे वसीयत के थ्रू आया था, ठीक है जी, वो चढ़वाएगा बात, जिसने लिखा उसकी हेड मैं हेड ये पूछ रहा था। उसकी हेड, ठीक है। ये इवन ड्यूटी भी नहीं बांधी जा सकती, क्योंकि वसीयत बनाने वाला किसी भी शारीरिक कंडीशन में हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि अपनी आखिरी आखिरी सांसें गिन रहा हो, वो ऐसा भी हो सकता है कि भाई कल परसों वसीयत की बात कर था आज खत्म हो गया, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, सही। तो कोई भी कंडीशन वसीयत में बांधी नहीं जा सकती, इसी कारण से हटाया गया है इसको, इसी कारण से सेक्शन 17 से हटा के सेक्शन 18 में डाला गया है इसको, वसीयत को। क्योंकि कानून बनाने वाले को पता है कि वो वसीयत की बात हो रही है तो भाई कोई गारंटी नहीं है, अगर ड्यूटी मैंडेट कर देंगे कि रजिस्टर कराओ इसको, तो भैया फिर कैसे भगवान के विधान को कैसे रोकेंगे? कल को फिर भगवान का लो और हमारा लो, उसमें तो क्लैश हो जाएगा, जीतेगा भगवान का लो। भाई इतनी शांति खत्म हो गया, रजिस्टर नहीं हुई, रजिस्टर नहीं होते हम तो नहीं मानते, तू कैसे नहीं मानता भाई? समझ पा रहे हो, इंसान आगे विरोध कर पा रहा है, वही जूरिस्प्रूडेंस का सवाल आ जाएगा, गॉड मेड लॉ है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। मैन मेड लॉ अपनी सुविधा के लिए होता है, बट कई जगह पे गॉड मेड लॉ काम करता है, आज भी काम करता है,
ठीक है ना। चलो, डन हो गया। और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये हमारे दो विटनेस हैं, ठीक है ना, जो क्या कर रहे हैं, जो अटेस्ट कर रहे हैं, क्या अटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी प्रेजेंस में एग्जीक्यूटर ने साइन किया, या फिर वो भी प्रेजेंट था, हम भी प्रेजेंट थे, उसने डायरेक्शन दी रिप्रेजेंटेटिव को कि तू साइन कर दे मेरे जगह। ठीक हो गया, ये अटेस्टिंग विटनेस बता रहे हैं। सम अदर पर्सन sign the instrument in the presence and by the direction of the executant, और फिर से सर्कल कर लो, has received from the executant a personal acknowledgement, या फिर एग्जीक्यूटेंट की तरफ से पर्सनली रिसीव करिए क्या, एक्नोलेजमेंट ऑफ हिज सिग्नेचर और मार्क, अपने सिग्नेचर और मार्क के बदले में। सिंपल। चलो जी, और दोबारा से सर्कल कर लो, और ऑफ द सिग्नेचर ऑफ सच अदर पर्सन, बिल्कुल सही बात है जी, अपने खुद के सिग्नेचर या फिर दूसरे बंदे के सिग्नेचर के विषय में, एंड ईच ऑफ whom हैज साइंड द इंस्ट्रूमेंट, और ये जो अटेस्टिंग विटनेस है, इन्होंने, ईच ने भी, इन्होंने भी साइन किया है किसको, इंस्ट्रूमेंट को, कहा, इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेंट, जो भी वसीयत के एग्जीक्यूटेंट है उनकी प्रेजेंस में, बट इट शैल नॉट, इसको शैल नॉट को जरा बॉक्स कर लेना, इट शैल नॉट बी नेसेसरी, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, दैट के मोर देन वन ऑफ सच विटनेस, के इनमें एक से ज्यादा विटनेस, शैल हैव बीन प्रेजेंट, वो प्रेजेंट, शैल हैव बीन प्रेजेंट होगा, एट सेम टाइम, उस सेम समय पर, एंड नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन शैल बी नेसेसरी, ना ही पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन ही जरूरी है कि भैया अटेस्टिंग विटनेस को तो ये लाइन तो लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना, या फिर हिंदी ही में साइन करने पड़ेंगे, या उर्दू में ही साइन करने पड़ेंगे, या फिर ये शपथ लेनी पड़ेगी, कुछ जरूरी नहीं, ठीक है ना। और सिंपल क्वेश्चन दो प्रकार से आएगा, क्या किसी भी विटनेस को वहां पे प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, उस समय जिस समय टेस्टिंग, जिस समय ये काम हो रहा था, एग्जीक्यूटर डायरेक्शन दे रहा था, या खुद साइन कर रहा था, या खुद मार्क लगा रहा था, ठीक है जी, उस समय क्या कोई भी विटनेस प्रेजेंट नहीं होगा, या एक से ज्यादा को प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दोबारा से पढ़ देता हूँ, बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट मोर देन वन ऑफ सच विटनेस शैल हैव बीन प्रेजेंट एट द सेम टाइम, यानी एक को तो प्रेजेंट होना पड़ेगा। इसी कारण से वापस लिंक कर लो सेक्शन 67 बीएसए या फिर 68 इंडियन एविडेंस एक्ट, एटलीस्ट एक विटनेस को प्रेजेंट होना पड़ेगा प्रोबेट के समय, किस कारण से, इसी कारण से, ठीक हो गया। अटेस्टिंग का मतलब तो दो या दो से ज्यादा विटनेस होते हैं अटेस्टिंग, लेकिन जब उसको प्रूव कराने की बात आएगी तो कम से कम एटलीस्ट एक को आना पड़ेगा। और उस बंदे को, वो जो उस समय प्रेजेंट हो। हाँ, ये सेक्शन 67 बीएसए के अंदर लिखा हुआ है कि एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस, ठीक है ना, उसको बुलाना पड़ेगा, उसको एग्जामिन करेंगे, ठीक है ना। अब बताओ, कोई भी हो सकते हैं, बट वो जो है पार्टी टू द विल नहीं होंगे, बस ये ध्यान रखना। जैसे कि मान लो कोई बड़ा बड़ा बूढ़ा ठहरा है, ठीक है जी, वो वसीयत बनाने लग रहा है, ठीक है जी, और उसी के बालक जो है वो फिटनेस बन गए, नहीं, जिसके नाम पे वसीयत आ रही है, जिसके नाम पे वसीयत में प्रॉपर्टी आ रही है, वही विटनेस बन के, नहीं, ऐसा नहीं, थर्ड पर्सन होना चाहिए। जैसे कोई बड़ा बूढ़ा है, वो बिल बना रहा है, उसकी वाइफ, उसका भाई तो बन सकते हैं, हाँ, इंटरेस्ट, यस, इंटरेस्टेड बंदा हो सकता है विटनेस, अटेस्टिंग विटनेस, ठीक है ना, लेकिन पार्टी टू द वसीयत वो नहीं, ठीक हो गया, सिंपल, सही हो गया। दोबारा से पढ़ू, वन वो मैं पढ़ता हूं हिंदी में वर्ड टू वर्ड, ठीक है। किसी भी कागज के विषय में सिर्फ उस कागज की बात हो रही है जो अटेस्ट किया गया है, या करना है, या करना होता है, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं,
ठीक है ना। मान लो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, उसका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, आप उसकी भाई टेस्ट करवाओ चाहे ना करवाओ, कोई फर्क नहीं। ठीक है ना, सिंपल है। क्योंकि तहसीलदार भी क्या कर रहा है, वो भी तो अटेस्टिंग विटनेस ही है। नंबरदार आएगा, वो क्या है, वो भी अटेस्टिंग विटनेस है। और रिक्वायरमेंट क्या है, तहसीलदार की फोटो खींचेगी, ठीक हो गया, जो नंबरदार है उसकी फोटो खींचेगी, और पार्टी की तरफ से बेसिकली दो इंडिपेंडेंट विटनेस भी लेकर आने, ठीक है ना, जो उस ट्रांजेक्शन को बेसिकली अटेस्ट करेंगे। ठीक हो गया, चलो मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूँ। इन रिलेशन टू ए कागज, अटेस्टेड का मतलब होता है, या फिर इसका हमेशा से मतलब रहेगा कि एटलीस्ट अटेस्टेड बाय टू और मोर विटनेसेस, ईच ऑफ होम, जिसमें से हर एक कोई है सीन, उसने देखा होगा एग्जीक्यूटेंट को साइन करते हुए या फिर अपना निशान लगाते हुए उस कागज के ऊपर, या फिर उन्होंने देखा है किसी दूसरे बंदे को साइन करते हुए कागज के ऊपर, इन द प्रेजेंस प्लस डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटेंट ने, या फिर उन्होंने रिसीव करी है एग्जीक्यूटेंट से कोई पर्सनल एक्नोलेजमेंट, तो विटनेस बन जाएगा। क्यों मन नहीं, विटनेस क्यों बना हुआ है, तेरी पार्टी कर दूंगा अच्छी, पर्सनल एक्नोलेजमेंट लिखा है, ठीक है ना, अच्छा पर्सन, हाँ ठीक है, हाँ बढ़िया, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है बंदा अपने सिग्नेचर के विषय में या फिर मार्क के विषय में, और ऑफ द सिग्नेचर ऑफ सच अदर पर्सन, ठीक है जी, या फिर अपने खुद के सिग्नेचर के विषय में या किसी दूसरे व्यक्ति के सिग्नेचर के विषय में, चलो। एंड ईच ऑफ होम, और जिस अटेस्टिंग विटनेस ने, हर एक ने, अगर दो हैं तो दोनों के दोनों ने, अगर दो से ज्यादा है तो सभी, लेट्स से पांच हैं तो पांचों के पांचों ने साइन कर दिया है कागज को इन द प्रेजेंट ऑफ एग्जीक्यूटेंट। एग्जीक्यूटेंट कौन, जो ये कागज का निर्माता है, इंस्ट्रूमेंट का जो निर्माता है, जिसके भी पे निर्माण हो रहा है। परंतु इट शैल नॉट बी नेसेसरी, यह कतई जरूरी नहीं है कि मोर देन वन ऑफ सच विटनेस, के एक से ज्यादा विटनेस यानी एक को छोड़कर, शैल हैव बीन प्रेजेंट, उसको प्रेजेंट होना था या होना होगा, एट दैट सेम टाइम, उस सेम समय पर जब ये एग्जीक्यूटिव साइन सिग्नेचर का काम हो रहा था। एंड कोमा लगा के एंड, यानी ये दूसरी बात बोल रहे हैं, एंड नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन शैल बी नेसेसरी, और अटेस्टेशन के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट की भी जरूरत नहीं होती। जिस अटेस्टिंग विटनेस का जैसा मन करे वैसा अटेस्ट कर दे, भाई मैं तो उर्दू में टेस्ट करूंगा, कर ले भाई, मैं फारसी में करूंगा, भाई कर ले, मैं इंग्लिश में करूंगा, भाई कर ले भाई, मैं तो लैटिन में करूंगा, कर ले भैया, जैसे अटेस्ट करना है वैसे कर ले। क्यों, क्योंकि कोई भी सेट फॉर्मेट नहीं होता। अटेस्ट करने का सिंपल मीनिंग होता है कि भाई मेरे प्रेजेंस में जो ये काम हुआ है और मैं इस समय प्रेजेंट हूँ, टाइम डाल देगा, डेट डाल देगा, सिग्नेचर कर देगा, अपना फुल एड्रेस डाल देगा। देखो देखो, सीधी सिंपल सी बात है, आप इसका फॉर्मेट बनाओगे ना तो फिर ड्यूटी भी अराइज करोगे फिर कोर्ट की, ठीक है ना। मान लो कोई सरकारी महकमे ने कोई अटेस्टेशन का फॉर्मेट बना दिया, जब तक आप कोर्ट के ऊपर कुछ बाउंडेशन या ड्यूटी नहीं लगाओगे उस अटेस्टेशन फॉर्मेट के रिगार्डिंग, तब तक कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। अगर अटेस्टेशन का कोई ऐसा फॉर्मेट बना दिया गया या कल को कोई अथॉरिटी बना दी गई कि एक जज बिठा दिया, बिल्कुल जैसे ट्रेनिंग पे जज होते हैं ना भाई, साल 6 महीने के लिए वो अटेस्टेड का वो कमिश्नर रहेंगे, ठीक हो गया, अटर्नी रहेंगे वो। तो बेसिकली क्या है, वो पूरा फॉर्मेट चेक किया जाएगा, ठीक है ना, वो शपथ पुत्र ले ला के, ठीक है जी, पूरा कंफर्म करके वो पूरा कागज जो है फिर उसको रिसीव करके और उसको रिकॉर्ड पे चढ़ा देंगे। फिर रिकॉर्ड पे चढ़ाने के बाद फिर वो टीबीएसए के अंदर हमने एक लिस्ट करी थी, ये फलाने फलाने डॉक्यूमेंट है विच नीड नॉट टू बी प्रूव, उस लिस्ट में डालेंगे। शायद 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 एविडेंस एक्ट में तो 58 है, ठीक हो गया, वहां डालना पड़ेगा। लेट से वहां पे मेंशन ही नहीं करे तो फिर क्यों काम जाम इतना करेंगे, पहले ही काम अटका पड़ा रहता है, ठीक हो गया, सिंपल है, चलो सही। तो जिस भी फॉर्मेट में चाहे उसमें हो सकता है, इसको बोलते हैं अटेस्टेड, बस बात खत्म, ठीक हो गया। सवाल क्या आया था, अच्छा एक काम करना, आज से ही जैसे आपको जो पढ़ा है घर पे जाके इसके कच्चे नोट्स तैयार करने हैं आपने, ठीक है, ध्यान रखना। ये टीपीए क्या होता है, ये टीपीए ऐसा है, अभी पढ़ोगे शाम तक गायब हो जाएगा ये। अगर ईमानदारी से सोचोगे तो टेस्ट करके देख लो, कुछ भी याद नहीं है,
ठीक हो गया। आज जैसे टेस्ट किया था हमने, ठीक है ना, कि भाई विषय वस्तु है कि नहीं है, सिरे से गायब है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको, बिल्कुल ड्यूटी समझ के निपटाना पड़ेगा, ये बहुत खतरनाक वेरिएंट है। और अभी तो शुरू हो रहा है, अभी तो आने दो सेक्शन एक बार 12 के बाद क्रॉस करते हैं, असली रंग तो तब आएगा टीपीए का। ठीक है ना, और उसमें तो तोते मर जाएंगे जब ओस्टेंसिबल ओनर करवाऊंगा मैं। ठीक है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन करवाऊंगा मैं। ठीक है ना ये, ठीक है। अरे कहाँ फिर उसके साथ रिलेटेड सेक्शन वो कहाँ जाएंगे, और जो उसके एक्सेप्शन वाले हैं वो कहाँ जाएंगे। ठीक है ना, अंग्रेजों ने जमीन कब्जा करने के लिए एक्ट बनाया है, सिंपल नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो ड्यूटी से, हाँ तो ड्यूटी से वो करवाऊंगा। ड्यूटी तुम्हारी ये रहेगी, घर पे जाके डेली निपटाना आपने। ठीक है, जितना जरूरी है डिक्टेशन करा रहा हूँ। ठीक हो गया, सिंपल है। तो ये जगह छोड़ देना, इसकी जगह क्या छोड़ देना बेसिकली। हाँ चलो कोई बात नहीं, जगह छोड़, लिखो, लिखो ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेस्टेशन। सोचो अटेस्ट करवाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक कॉमन सेंस का ऑब्जेक्ट है। किस चीज के रिगार्डिंग, मतलब प्रोबेट करने में इजी यूज है, आप ये कह रहे हो। ठीक है ना, चलो लिखो इसको, चलो नंबर 1 करो। द एग्जीक्यूटेंट and the none else, None, none else, executed the instrument, and none else, कि सिर्फ एग्जीक्यूटेंट ने ही यह एग्जीक्यूट करी है, वसीयत है या जो भी कागज है, इसके अलावा किसी ने भी नहीं करी। लेट से एक वसीयत, जो जिसके नाम की वसीयत बता रहे हैं उसके सिग्नेचर है नहीं, किसी दूसरे के सिग्नेचर है, बताओ क्या कभी वो प्रोबेट करोगे। लेट से आप लोग जजेज हो, मैं आपकी कोर्ट में पहुंच गया, और मैं क्लेम क्या कर रहा हूँ कि देखो जी ये शहर की जो जमीन है ना, ये पिताजी ने मेरे नाम लिख दी है, ये देखो वसीयत, भाई तेरे पिताजी का क्या नाम है, फलाना फलाना सिंह। ठीक है ना, भाई इस पे तो बोल रहा है तेरे पिताजी का नाम फलाना फलाना सिंह है, बट इसके ऊपर तो अलाना फलाना सिंह लिखा हुआ है। बताओ मेरे फेवर में प्रोवेट करोगे, समझ पा रहे हो। तो फ्रॉड ना हो बेसिकली, ठीक है ना, इसके लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे कागज जो अटेस्ट होते हैं। ठीक है ना, सबसे मोटी चीज क्या प्रूव करनी होती है कि जो अटेस्टिंग बंदा है, जो अटेस्टेटर है, जो एग्जीक्यूटेंट है, उसी के सिग्नेचर है, इसके अलावा किसी के सिग्नेचर नहीं। ठीक है ना, अगर इसके अलावा सिग्नेचर है तो साथ में फिर वो पावर ऑफ अटर्नी शटर्नी, क्योंकि ऊपर अटेस्टेड में लिखा हुआ, क्योंकि अटेस्टर तो बेसिकली उसको भी अटेस्ट कर सकता है कि मान लो एग्जीक्यूटेंट के अलावा किसी रिप्रेजेंटेटिव ने साइन कर दिया या मार्क लगा दिया। जैसे मान लो एग्जीक्यूटेंट वसीयत बनाने वाला, ना तो उसकी उंगलियां हैं, ना हाथों की, ना पैरों की, ना वो पढ़ा लिखा है। ठीक है ना, कैसे करवाओगे टेस्ट, लिखनी तो पड़ेगी, साइन तो करने पड़ेंगे। ठीक है ना, सही, उंगलियों पे ही निशान होते हैं। ठीक है ना, बाकी कहीं निशान नहीं होते, और बाकी कहीं निशान है भी तो वो रिकॉर्ड नहीं है सरकार के पास। ठीक है ना, लेके हुए कोणी का निशान लगा दिया, किसी सरकारी दफ्तर के पास कोणी के निशान का फॉर्मेट नहीं है हमारे। ठीक हो गया, सिंपल है। तो ये बेसिकली नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, लिखो नंबर 2, the executant and none else executed the instrument, बस। नंबर 2, हाँ फॉर एग्जाम्पल करके वसीयत लिख सकते हो, हाँ लिखो लिखो। बाकी यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट है, इस डेफिनेशन में जो इंस्ट्रूमेंट है, वो वाले कागजों की बात हो रही है जो अटेस्ट किए गए हैं या फिर जो अटेस्ट होते हैं, अनिवार्य है। ठीक है ना, और सिंपल कर लो, सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है ना, भाई कराओ चाहे मत कराओ, वो तो सरकार करवा लेगी उसने जो करवाना है। ठीक है ना, जो सेक्शन 18 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर है वो अटेस्टेड, वो उनको अटेस्ट कराना जरूरी है। वसीयत है, अटेस्ट कराना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, पार्टनरशिप डीड है, अटेस्ट कराना बहुत जरूरी है।
₹100 से नीचे की इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन है, अटेस्ट कराना बहुत जरूरी है। कैसे प्रूव करोगे? ठीक हो गया, सिंपल है। चलो नंबर 2 लिखो ऑब्जेक्टिव। द executed the document with free consent and there was no fraud and there was no fraud, undue influence। ठीक हो गया। चलो एक प्यारा सा केस लो का नाम लिखो। लिखो कुमार हरीश चंद्र। ध्यान रखना, क्लास में हर्ष ने सबसे ज्यादा सवाल पूछे। वर्सेस है, वर्सेस बंशीधर मोहंती। बंशीधर। हाँ जी, BANSIDHAR, बंशीधर मोहंती, MOHANTY, मोहंती, TY, 1965। MOHANTY, मोहंती, 1965, सुप्रीम कोर्ट। लिखो एक कोटेशन। ए पार्टी टू द ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी द अटेस्टिंग विटनेस। ठीक हो गया, सिंपल। पहली लाइन में लिखो, पॉइंट बना लेना इसका। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट बनाओ। देखो अगर ट्रांजैक्शन में कोई हिस्सेदार है, ट्रांजैक्शन क्या है? मान लो कोई आदमी वसीयत बना रहा है, तो इसमें ट्रांजैक्शन क्या है? सोचो रवि, ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा इशू इस वजह से पूछा। एक आदमी वसीयत बना रहा है, तो इसमें ट्रांजैक्शन क्या है? TPA के हिसाब से बताओ। प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरे, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाए, यही ट्रांजैक्शन। इस एक्ट के अंदर यही ट्रांजैक्शन। ठीक है ना? ये ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को ट्रांजैक्शन कहा जा रहा है। कि इस कागज के नतीजतन क्या होगा भाई, जिसने वसीयत बनाई है उसके हाथ से प्रॉपर्टी जब ये खत्म हो जाएगा निकल कर, जिसके फेवर में वसीयत लिखी गई उसके हाथ में चली जाएगी। यह ट्रांजैक्शन। ठीक है ना? ट्रांजैक्शन बेसिकली किसको कहते हैं? लेने देने की प्रक्रिया का नाम ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है ना? ये पूरा पृथ्वीलोक ट्रांजैक्शन पर ही चल रहा है। हम इवन भगवान से भी और इस पृथ्वीलोक से भी बहुत सारी चीजें ले रहे हैं। जिंदा रहने के लिए श्वास भी ले रहे हैं। ठीक है जी, और बदले में कुछ ऐसी चीज दे रहे हैं इस पृथ्वीलोक को जो इसको जरूरत है। ठीक है ना? इसको इसको कौन यूज कर रहा है? इसको पेड़ पौधे यूज कर रहे हैं। फिर क्या बना रहे हैं? वो ऑक्सीजन बना रहे हैं, वो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। तो ये ट्रांजैक्शन हमारे और पेड़ों के बीच में चल रही है। पेड़ किसने बनाए हैं? इस लोक ने, इस पृथ्वी लोक ने बना रखे हैं। किस लिए? ताकि जीवन को सारा मिल सके। ट्रांजैक्शन चलती रहती है। अब फिर इंसान आ गया है पिक्चर में। ठीक है ना? पहले तो जानवर वगैरह होते थे, अब इंसान आ गया है। तो फॉर और टेक्निकल ट्रांजैक्शन आ गई है। ठीक है ना? जानवरों के तो झगड़े नहीं होते ना, वसीयत पड़ा गया था पिताजी, ठीक है जी, आड़ा और कोई तरह है। फिर उनकी लड़ाइयां हो रही है। ठीक है ना? है ना? ग्रुप तो देखो, ग्रुप तो बंदरों के भी होते हैं, ग्रुप तो शेरों के भी होते हैं, चित्तों के भी होते हैं, चित्तों के ग्रुप होते हैं। ठीक है जी, डन। तेंदुओं के नहीं होते, भेड़ियों के होते हैं, जंगली कुत्तों के होते हैं। बाघ के होते हैं? नहीं होते, वो अकेला होता है। ठीक है जी। अब लेकिन ये ट्रांजैक्शन नहीं होती है ना? इलाके की लड़ाई उनकी होती है, बट ये बस ये वाली टेक्निकल जो ट्रांजैक्शन वो नहीं होती। डन हो गए? ट्रांजैक्शन पे ध्यान देना हम। सही। चलो क्या पॉइंट लिखा आपने? नंबर 1, जो ट्रांजैक्शन में हिस्सेदारी रख रहे हैं पार्टी, वो कभी भी अटेस्टिंग विटनेस नहीं होती। यानी मान लो मेरे नाम प्रॉपर्टी आने वाली है, ठीक है ना, और मैं ही उसमें अटेस्टिंग विटनेस बन गया ना, नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में। अ पर्सन नॉट ए पार्टी but a party in interest into the transaction
इज ए कंपिटेंट अटेस्टिंग विटनेस। ठीक हो गया? कहां से? पार्टी इंटरेस्ट। पूरा बोलो, दो चार लाइन बोलो। A person not a party but a party interest. पार्टी इंटरेस्टेड into the transaction is a competent attesting witness। पहला रूल क्या है कि अगर ट्रांजैक्शन में ही हिस्सेदारी किसी पार्टी की तो भैया वो तो अटेस्टिंग विटनेस बन नहीं सकता, नहीं हो सकता। ठीक है ना? सिंपल रहेगा। दूसरा क्या बता दिया है? दूसरा सिंपल ये बता दिया है कि एक बंदा जो है वो पार्टी टू द ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड हो। अब तो नहीं आएगा, शायद निकल जाएगा। डन हो गया? सही? सिंपल हो गया? ठीक है, पिक्चराइज करते हैं, मुझे बताना क्या ये अटेस्टिंग विटनेस हो सकता है या नहीं। ये देखो जी। अच्छा, सोच के बताओ, मोर्गेज डीड मैंडेटरी रजिस्ट्रेबल या ऑप्शनल? सेक्शन 17, सेक्शन 18 रजिस्ट्रेशन एक्ट, दी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। आपने बोला मैंडेटरी। हाँ, आज की है, आज के हिसाब से 1 एकड़ की मैंडेटरी 17, मैंडेटरी 17 है, 18 ऑप्शनल है। रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, क्या लगता है? नहीं, ऑप्शनल 18। ठीक है, आप भी ऑप्शन कह रहे हो। हाँ, मतलब 18। ठीक है, हाँ, 18 ऑप्शन है। क्या लगता है? मैंडेटरी। वाई मैंडेटरी? ये बात बिल्कुल सही है कि रजिस्टर नहीं करवाते। द रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17-18 रजिस्ट्रेशन की मैंडेटरी ऑप्शन। फिर वो स्टाम्प ड्यूटी और वगैरह वगैरह वो करना। बहुत सारी वो हो जाएंगी। मोर्गेज लोन लेना देना बंद कर देंगे लोग। क्यों? सरकार को बताना पड़ेगा कितने में ली, कितने में दी। ठीक है जी, फिर कितना पैसा गया, कितना पैसा, कितना किस कहाँ से गया, सब कुछ बताना पड़ेगा। ऑब्वियसली सिंपल लोन का कागज है ये वो। हाँ, बट क्या अटेस्ट कराना चाहिए? टेस्ट जरूर करवाना है। सर जो ये बैंक वाले करवाते हैं, जो ये प्रीपेड कार्ड हाँ, लोन लोन वगैरह देते लोन हैं। वगैरह देते हैं, तो इनके लिए मैंडेटरी है उनको रजिस्टर रजिस्टर तो करवाते ही नहीं करवाना। वो। लेकिन वो इन मतलब अटेस्ट अटेस्ट जमाबंदी की में बात करो करवाते हैं ना उनको ना। आप बेटा जी, आप अटेस्ट की बात करो। साइन करवाते हैं ना, हाँ, विटनेस भी करवाते हैं। हाँ, ठीक है ना? और केसीसी पे अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको तो तहसील में, और प्लस फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कोर्ट में जाना और पड़ेगा। हो जाना पड़ेगा। फोटो फाटो प्रॉपर खींचती है, विटनेस वहां पे भी चाहिए आपको। तो अटेस्टेशन वहां पे इम्पोर्टेंट, रजिस्ट्रेशन नहीं। ओनली अटेस्टेशन। अटेस्टेशन हो गई वो, रजिस्ट्रेशन नहीं। ठीक हो गया? सही। चलो, अब मैं क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहा हूँ। ये इसलिए किया है ताकि अननेसेसरी क्वेश्चन में ना घुसो। देखो जी, ये एक किसान है, ये एक सेठ जी है। ठीक है, ये अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहा है। ठीक हो गया? सही।
तो मोर्गेज लोन अमाउंट कौन देगा, किसको देगा? सेठ जी किसान को सेठ देंगे। जी देगा, है ना। लेट्स से कितने में कराएं, 10 लाख में करा लें। ये लो जी 10 लाख, ठीक हो गया। सेठ जी देगा कहा, किसान। किसान, ठीक हो गया। देखो ये जो मोर्गेज मोर्गेज है, देखो चलो इसका कागज बना लेते हैं, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट जिसको अटेस्ट कराएंगे, ये लो जी मोर्गेज डीड, ठीक। पहली पार्टी किसान, दूसरी पार्टी सेठ जी, ठीक हो गया, सही लिख रहे हैं। नीचे अटेस्टिंग विटनेस आ गई, दो होने चाहिए ना एटलीस्ट, ये लो, दो या दस ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। ये लो, एक साइन कर दिए, एक ने साइन कर दिए, इसका नाम है थर्ड पर्सन, ठीक है। ये थर्ड पर्सन कौन है? ये थर्ड पर्सन एक्चुअली वो बंदा है जिसने अपनी पॉकेट से 10 लाख रुपए निकालकर ऑन बिहाफ ऑफ सेठ जी किसान को दिए। मिस्टर थर्ड पर्सन सिंह, ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना सर, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। हो सकता है भाई, मेरे पास फिलहाल तो पैसे नहीं है, नहीं आज ही चाहिए, चल फिर ठीक है, मैं एक तीसरे बंदे से पैसे दिलवा देता हूं, ठीक है ना। अच्छा वो तीसरा बंदा बाय डिफॉल्ट अटेस्टिंग विटनेस भी है, ठीक हो गया। अब मुझे आप ये बताओ, आपने केस लॉ में 2 पॉइंट भी लिख लिए, आपके पास डेफिनेशन क्लोज भी है, ठीक है। मुझे ये बताओ, क्या ये थर्ड पर्सन एक कंपिटेंट विटनेस है, यस नो, अकॉर्डिंग टू टीपीए, बस नो, यस। इसने सेठ हम, जी के बिहाफ पे दिए 10 लाख। हाँ, तो नो। अगेन आपके पास बेरेट भी है बेटा जी, ठीक है जी, आपके पास जो डिक्टेशन करवाई है वो 2 पॉइंट भी हैं, देखो जरा, यस। क्या कंप्लीट विटनेस है, देख सकते हो। हाँ हाँ, लो लो, बिल्कुल लो, 1 मिनट लो, ये लो तुम्हारे सामने खोल दिया, वो 2 पॉइंट जरूर पढ़ने हैं। नहीं, कंप्लीटेड विटनेस नहीं है, चलो दो यस दो नो, एक वोट से फैसला करवा लेते हैं। क्या बताया? नहीं है कंप्लीटेड विटनेस। अच्छा अच्छा, ठीक। बताओ नो वाले बताओ पहले, वाई नो? सभी सभी का जिन्होंने नो बोला, आपने नो बोला है, ठीक है। मेरे को बताओ पार्टी टू ट्रांजैक्शन कैसे है, पैसे किसको मिले? के को मिले पैसे, ठीक है ना। और मोर्गेज डीड यानी मोर्गेज होके प्रॉपर्टी किसके पास आई? सेठ जी के पास। थर्ड पर्सन क्या लेना देना? पैसे, फिर वही बात है, पैसे किसके पास गए, तो फिर इसका क्या लेना देना? अगेन ट्रांजैक्शन में पार्टी, ट्रांजैक्शन में पार्टी होना चाहिए, इसमें क्या ट्रेंड नहीं, इसमें ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, इसमें मोर्गेज हो रहा है। मोर्गेज में क्या क्या होता है, सोचो, ये तो बच्चों की तरह बताना पड़ रहा है। मोर्गेज में बताओ क्या होता है? सिक्योर्ड लोन होता है, इमोबल प्रॉपर्टी के ऊपर होता है। किसान गया सेठ जी के पास, बोला भाई मन लोन दे दे, सेठ जी बोला भाई जमीन के कागज दे दे, ठीक है जी, जमीन के कागज किसके पास? सेठ जी के पास। लोन का पैसा किसके पास? के पास। यही तो ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन में पार्टी कौन है? किसान सेठ जी, मोर्गेजर और मोर्गेज जी, इसने तो सर वैसे भी बोल दिया ना एक इसने। एक, समझ गए, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ये थर्ड पर्सन कौन है? पैसे हो चाहे, ये तो बैंक भी हो सकता है, थर्ड पर्सन तो बैंक भी हो सकता है। थर्ड पर्सन एक ऐसा बंदा भी हो सकता है कि सेठ जी ने उससे इंटरेस्ट पे पैसे उठा दिए। थर्ड पर्सन का यहां पर क्या लेना देना है?
हाँ, अगर आप मुझे कहोगे ना ही इज इंटरेस्टेड पर्सन टू द ट्रांजैक्शन, तो मान लूंगा। पार्टी टू द ट्रांजैक्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इंटरेस्टेड भी ना नहीं है। मैं मान सकता हूँ, मान सकता हूँ मैं, मान सकता हूँ मैं, पता नहीं कौन है। ठीक है ना। अब अगेन, इंटरेस्टेड टू द ट्रांजैक्शन कैसे है? पैसे तो इसी के ही भाई। ठीक हो गया? ठीक है ना? यस, यस वाले बताओ। आपने कंप्यूटर विटनेस क्यों बनाया? एक तो ये कंप्यूटर, एक तो ये, कॉम्पिटेंट है, हाँ कैसे? क्योंकि जो इसकी इसने अमाउंट दिया था, हाँ, ये इसने सेठ जी को थोड़ी ना दिया है, के को ही तो दिया है ना, फिर इसने तो अमाउंट किसी दिया को भी, चाहे के को दियो चाहे सेठ जी को दियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी हो सकता है सेठ जी ने अपने हाथ में पैसे पकड़ के फिर के को दियो, किसान को दिया। है। इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं इससे। हाँ, थर्ड पर्सन है, ये बात ठीक है, बट हाउ ही इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस? चलो बताओ विकी। थर्ड पर्सन। अटेस्टेशन की जो डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग ठीक है। फिर उसके दो पॉइंट के ऊपर आ जाओ, जरा सेकंड पॉइंट पढ़ो, सेकंड पॉइंट पढ़ो A जो आपको person लिखा not है। a party, but a party interested in the transaction is a यस, competent ये witness. थर्ड पर्सन इंटरेस्टेड इन टू द ट्रांजेक्शन है, लेकिन ट्रांजेक्शन में पार्टी नहीं है। जब किसान पैसे सेठ जी को देगा लोन के, तभी सेठ जी लोन के पैसे थर्ड पर्सन को देंगे। और यहाँ पे तो सीधा इनका डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं है इसके साथ, तो थर्ड पर्सन के हाँ, साथ वो ये तो आ भी गया, नहीं वो तो आ गया, वो तो थर्ड पर्सन है। है। यही बात कर रहे हैं कि वो ट्रांजैक्शन में पार्टी नहीं है, बट पार्टी इंटरेस्टेड टू द ट्रांजैक्शन है। ठीक हो गया? सही। तो कंप्यूटर विटनेस है। यस, यही इस केस के फैक्ट है। बना लो जरा इसको, अपने हिसाब से बना लो, क्रिएट कर दो इसको। लोग बिल्कुल भी ना इनको जगह नहीं देते भाई। ये खोल लिया, नीचे नहीं खोल लिया। गुड़िया के जन्म के बाद जब कभी भी मैं एम्बुलेंस की आवाज सुनता हूँ ना, से प्याऊ 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 प्याऊ, तो मुझे ऐसा लगता है भैया कोई बर्बाद होने जा रहा है हॉस्पिटल में, है ना। हॉस्पिटल में एक छोटा सा इलाज कराना भी वैसे ही है कि बर्बाद होने के जैसा हो गया इस देश में। बनाओ, डेवलप करो इसको, ठीक है ना। बस थोड़ा सा मैच्योरिटी, जो के है आप इसको मोरगेजर लिखना, और एस जी को मोरगेज ही लिखना। मोटिवेटर से जो कोई जमीन रखता है, मोरगेजर जो सिक्योरिटी दे रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लोन के लिए। ठीक हो गया? सिंपल, सही है। चलो, अब वो पॉइंट लिख लेना सेकंड वाला इसके नीचे, कि थर्ड पर्सन इज नॉट ए पार्टी टू द ट्रांजेक्शन। लिखो जरा, the above said third person who is also a competent witness into the mortgage instrument, since he is the person। बताओ जरा क्या लिखे? Instrument, since he is completely stranger to the agreement of mortgage। एग्रीमेंट। ऑफ मॉर्गेज, ठीक है जी। और सर जो प्लेज होती है वो होता भी है, लेकिन वो मूवेबल हाँ, वो मूवेबल कर, चीजों के लिए होता है। वो मूवेबल कर, ठीक है। प्लेज को चलो कोई नहीं, बाद में आएगा, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन का वो बताना। मतलब मेजर भी चाहिए ना वो पेज ऑफ प्लेज में।
बेसिक डिफरेंस ही यही है, मेरे मुझे छोड़ दो, बस यही डिफरेंस है। ठीक है ना, प्लेस तो हमने उसमें किया, किसमें किया था, प्लेस कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किया था। ठीक है ना। हाँ, जो दूसरा पार्ट, पिछला पार्ट है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें किया था। 172। हाँ हाँ, let's- शायद 184 में तो एजेंसी आ गई, 172, 184 में तो एजेंसी आ गई, 184 में आ गई, 172 है। हाँ जी, दोबारा से बताओ क्या लिखा है जरा, मैं बोल के The above said third person, who is also a competent witness into a mortgage instrument since he is completely stranger to the agreement of mortgage. सिंपल हो गया। हाउएवर ही इज इंटरेस्टेड into the transaction of 10 lakh rupees of the agreement Okay, instant. instant agreement, but not a party to the transaction। ठीक हो गया, चलो आगे आ जाओ। रजिस्टर्ड मतलब रजिस्टर्ड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स अंडर द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स रेगुलेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। किसकी बात करें, द रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करें। जहां जहां पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 लागू होता है, तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज रजिस्टर्ड है तो उसी को रजिस्टर्ड कह रहे हैं। सिंपल। Yes. चलो, अटेस्ट कर चुके हैं, आओ जरा। एक्शनेबल क्लेम बहुत सिंपल है। अगर मैं लीगल लैंग्वेज में बोलूं कि आप के अगेंस्ट में मैं एक्शन लूंगा, लीगल एक्शन लूंगा, तो इसका क्या मतलब है? हुँ? मतलब कुछ लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, कुछ राइट अराइज हो गए हैं, कुछ कोज ऑफ एक्शन बन गया है। ठीक हो गया। जरा टीपीए में एक्शनेबल क्लेम और क्लेम, एक्शन तो चलो ठीक है, क्लेम जो भी ग्राउंड है बेसिक, ठीक है ना, और जो चीज आप क्लेम कर रहे हो बेसिकली, जिसके ऊपर अख्तियार आप बता रहे हो कोर्ट को, ठीक है। सही, जैसे मैं ये प्रॉपर्टी जो है कल को क्लेम कर लूं, ठीक हो गया। अगर मेरा कुछ बनेगा तो, ठीक है ना, लेट से अभी किराए पे बैठा हूँ मैं, ठीक है ना, लेट से मेरा मकान वाले जो प्रॉपर्टी का मालिक बोलेगा नहीं तू निकल जा, ठीक है ना, फिर कि नहीं देखो जी अभी तो रेंट डेट चल रही है, अभी तो मैं क्लेम करूंगा। ठीक हो गया। ये एक्शनेबल क्लेम हो गए हैं, बट ये किराए पे लेने देने वाले कैसे क्लेम है, ये रेंट कंट्रोल एक्ट से रिलेटेड क्लेम है, ये रेंट क्लेम है। यहां पर कौन से क्लेम है, आओ जरा। एक्शनेबल क्लेम मतलब क्लेम टू एनी डेट, अंडरलाइन other than a debt secured by a mortgage। अदर देन को जरा अंडरलाइन करना, ठीक है ना, और सिंपल पीछे पास करना। पढ़ा पढ़ा तो दिया, अभी तो करा, अटैच करवा चुका हूँ। ये बेसिकली जो डेफिनेशन करवाई है ना अपने, हमने मूवेबल रिमूवेबल करी, उसमें भी करा था हमने। ठीक है ना, आज की क्लास में लगा भी लेना फिर इसको वीडियो। ठीक होगा। अगेन एक्शनेबल क्लेम पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान दो जरा इस पर। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है कोई उधार, कोई उधारी, बट अदर देन ए डेट, उस उधार को छोड़कर जो कि सिक्योर्ड है, यानी सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड क्रेडिट, सिक्योर्ड डेट को छोड़कर, जो कि बाय मोर्गेज है, उसको छोड़कर, मोर्गेज ऑफ
इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन। और कौन सा एक्शनेबल क्लेम नहीं है? हाइपोथिकेशन पे कोई लोन हो, या फिर प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई लोन हो, वो भी टीपीए में एक्शनेबल क्लेम नहीं है। और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो। मूवेबल है, मूवेबल सॉरी, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल, अच्छा इन वाला, ठीक है मैं इमूवेबल। हाँ, किसमें, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो, ठीक है ना, नॉट इन दी पोजीशन पोजेशन सॉरी, ठीक है जी, वो भी टीपीए की विषय वस्तु नहीं है, वो यहाँ पर एक्शनेबल क्लेम नहीं होंगे। किसी दूसरे एक्ट में हो जाएंगे, यहां नहीं होंगे। लेट से पैसे की उधारी है, ठीक है, रिकवरी केस चलेगा, सिंपल सिंपल। सिक्योर्ड लोन है, कौन सा, मोर्गेज वाला, ठीक है जी, तो सीधा सिंपल है भैया, वो अपना अगर जमीन छुड़ानी है तो पैसे दे देगा वो, ठीक है ना, और जमीन अगर वापस करनी है तो पैसे दे देगा, और वापस करनी है तो भैया पैसे लेगा, सीधी सिंपल सी बात है। डन हो गया, इसमें क्या क्लेम करोगे, ठीक है ना, सिंपल। चलो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, ईदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, ठीक है जी, यह काम एक्चुअल या फिर कंस्ट्रक्टिवली हो, ठीक है जी, दोनों के दोनों इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, ऑफ द क्लेमेंट, क्लेमेंट के, विच द सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइजेज एज अफोर्डिंग ग्राउंड फॉर रिलीफ, जिसके लिए सिविल कोर्ट्स ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं ग्राउंड्स, ठीक है ना। जैसे कोई भी सूट डालते हो तो कुछ ना कुछ टाइटल होता है ना उसका, रिकवरी सूट, रिकवरी ऑफ पोजेशन, रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट, ठीक है ना, डिक्लेरेशन का सूट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट, ठीक है ना, ऐसे रिकॉग्नाइज्ड हो ये, वेदर सच डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट बी एग्जिस्टेंट, एक्रूइंग, कंडीशनल और कंटिंजेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो उधार है या फिर ये जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना, बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है ये एग्जिस्टेंट है, एक्रूइंग है, एक्रू होने वाले हैं, एग्जिस्टेंस में आने वाले हैं, एक्रू होने वाले हैं, या फिर ये किसी कंडीशन पर बेस होते हैं, या फिर किसी घटना पर बेस होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, सिंपल। देखो जरा, थोड़ा सिंपल कर लेना, ध्यान रखना, आप दिमाग की फिरकी घुमाने के लिए तैयार हो जाना, ये लैंग्वेज ही ऐसी है इसकी। क्या कह दिया, सिंपल बोल दिया। एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू टीपीए, क्या होते हैं एक्शनेबल क्लेम, क्या है, पहली लाइन पढ़ो जरा, लिख दूं, क्लेम्स टू एनी डेट, सिंपल। परंतु कैसे, रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविल कोर्ट्स other than except सिक्योर्ड लोन, और कौन सा, मॉर्गेज वाला लिख रहा हूं, ठीक हो गया। चलो, एक तो ये आपका एक्सेप्ट कर दिया इसमें से, दूसरा, Hypothecation. यस शाबाश, Value of movable property. हाइपोथिकेशन रहेगा, और क्या है, बेरट में देख के बताओ, Pledge. आया है? लिखा है इसमें, Pledge लिखा हुआ ठीक है, PLEDG, प्लेज है। ऑन Movable property. एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, और और beneficial interest. यस, और चार, बेनिफिशियल इंटरेस्ट किस पर, Movable property. मूवेबल प्रॉपर्टी पर, Not in possession. नॉट इन पोजेशन,
किसके पोजीशन में? क्लेमेंट की पोजीशन। ठीक है ना, सिंपल। देखो, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला है तो यहाँ तो एक्शनेबल क्लेम है ही नहीं। टीपीए हमने इंट्रोडक्शन में लिखा था मेनली डील्स विद इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसकी ट्रांजैक्शन का लेना देना है। सर तो ये हाइपोथिकेशन ये हाँ, मेनली में ये मूवेबल प्रॉपर्टी में होती है ना? नहीं, देखो, चौथा नंबर, बेनिफिशियल इंटरेस्ट, अगेन यहां पर भी मूवेबल प्रॉपर्टी आया, कट्टा मार दो। ठीक हो गया। सिक्योर्ड लोन, मोर्गेज, देखो इसमें क्या क्लेम बनता है। लोन का अमाउंट दो और प्रॉपर्टी छुड़वा लो। और अभी तो ध्यान रखना, इसी के अंदर ही मोर्गेज है, मोर्गेज की डेफिनेशन बताएगा। ऐसा सेक्शन है जिसमें से फिक्स है, क्वेश्चन आता है हर बार। 6 प्रकार की मोर्गेज बताता है यह है टीपीए। ठीक है ना। एक मोर्गेज ऐसी भी होती है कि भैया मोर्गेज पे सिर्फ प्रॉपर्टी के कागज कागज सेठ जी को दे दिए, ठीक है जी, प्रॉपर्टी किसके पास है? अभी भी किसान के पास है। और वो उसी जमीन पे से जिसके ऊपर वो लोन लिखा और जिसकी कागज जो सेठ जी के पास जमा करवा रखे, उसी जमीन पे खेती करके उसी में से पैसे कमा के और हर साल जो है किस्त भर देता है वो लोन की। ऐसी भी होती है मोर्गेज। तो मोर्गेज को फिक्स मत करना कि भाई जमीन गिरवी करवा ले, ठीक है ना, वो जो सेठ जी है वो उसका खून चूस रहा है किसान का, वो व्यथा वाली मूवी मत बना देना। ठीक है ना, मदर इंडिया जैसी। मदर इंडिया देखी, यही कहानी है बेसिकली। एक सेठ जी होता है, सुखी लाला होता है, ठीक है जी, और वो बस वो पूरे गांव का जमीन जो है लिखवा लेता है अपने लाल पट्टे पे, और बस फिर वैसे हो जाता है। डन हो गया, सिंपल। इसका क्या क्लेम करोगे भैया? ठीक है, चलो, किसान और सेठ जी था, सिर्फ ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूं मैं, है ना, दो पार्टी थे ना, किसान और सेठ जी। ठीक है, चलो, किसान बहुत खपेटर था, उसने प्रॉपर्टी मोर्गेज पे दे दी, लोन ले लिया, ठीक है जी, और कोर्ट में पहुंच गया रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए विद मीन प्रॉफिट। बताओ, रिकॉग्नाइज बाय द सिविल कोर्ट। किसान ने सेठ जी से लोन ले लिया मोर्गेज पे, जमीन गिरवी रख के, ठीक है जी, पैसे उल्टे नहीं चुकाए हैं किसान ने। किसान है खपीटर, के फॉर खपीटर इसका नाम है। ठीक है जी, लोन लेने के बाद, लोन का पैसा हजम करने के बाद सीधा कोर्ट पहुंच गया है, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अलोंग विद मीन प्रॉफिट का सूट डाल दिया है। बताओ, क्या सिविल कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज करवाओगे? क्या एडमिट करवाओगे? यू आर द सिविल कोर्ट, एडमिट करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? सिक्योर। क्योंकि सिक्योर। अगर जमीन छुड़ानी है तो क्या करना होगा? पेमेंट करनी पड़ेगी, इसमें क्या क्लेम होगा? ठीक हो गया। इसी कारण से स्पेसिफिक क्या लिखा है? कहां गया, कहां गया? एक्शनेबल का क्या मतलब लिखा है? मीन्स ए क्लेम टू एनी डेट अदर देन ए डेट सिक्योर्ड बाय मोर्गेज। सिंपल हो गया, सही। टीपीए एक्शनेबल क्लेम नहीं बोलता इसको। इसमें क्या एक्शनेबल क्लेम होगा? परफॉर्मेंस है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है जी, भाई पैसे दे रहा अपने, जमीन छुड़वा ले। अगर कागज दे रखे तो कागज छुड़वा ले, अगर जमीन अटैच करवा के रखी हुई तो जमीन छुड़वा ले अपनी, क्या बात है? इसके अलावा कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं है। यस नो, सिंपल। आ जाओ जरा हाइपोथिकेशन पे आ जाओ। वैसे हाइपोथिकेशन का मतलब क्या होता है? एज एज एग्जैजरेट, वो अलग चीज है। ठीक है ना। जो ये आरसी पे भी वो लिखा होता है, जो मतलब जिसने फाइनेंस करी, तुम्हारा बोलो जरा क्या है? जिसने फाइनेंस किया, हाँ, वो हाइपोथिकेशन है। हाँ, ठीक है, बट थोड़ा सा इसको थोड़ा सा विजुलाइज करो।
हाइपोथिकेशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है? जाना ना, बड़ी बड़ी फाइट है इस वर्ड की। ठीक है ना, कल को कोई पीएचडी करेगा तो फिर पूछेगा हाइपोथेसिस क्या है। ठीक है ना। अब ये कल्पना कह सकते हो, बट हाइपोथेसिस का बेसिक मतलब कल्पना नहीं होता। ये आरसी पे भी तो लिखा था हाइपोथेकेशन बाई पंजाब, मतलब पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक। हाँ, चलो सर्च करो हाइपोथिकेशन इन केस ऑफ अ लोन, सर्च करो, ऐसे नहीं मिलेगा ना। हाइपोथिकेशन इन केस ऑफ अ लोन लिखो, टाइप करो, इसका मीनिंग लिखो। लोन या फिर फाइनेंस। Hypothecation is a second loan arrangement where a borrower pledges immovable assets like a car or machinery. Legal arrangement where a borrower pledges a movable asset as collateral for a loan without transferring ownership or possession to the चलो, lender. Legal agreement बता रखा है where a borrower pledges. सिर्फ हाइपोथिकेशन का मीनिंग देखो, ओनली हाइपोथिकेशन। फिर लाओ, तुमको अगर नहीं है पता तो फिर मैं तुमको हमेशा हमेशा के लिए याद करा देता हूँ। दृष्टिबंधक, दृष्टिबंधक, थोड़ा सा गिरवी, सिर्फ हाइपोथिकेशन का मीनिंग। गिरवी। देखो, अगर प्लेज करोगे हाइपोथिकेशन का मतलब, तो प्लेज का मतलब होता है सिक्योर्ड लोन ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी, बस ये मतलब होता है उसका। लेकिन हाइपोथिकेशन का ये मतलब नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ, कल को कोई बच्चा पीएचडी करने के लिए चला गया तो फिर पूछेगा, गाइड पूछेगा, अभी आप ये टॉपिक लेके तो आए, आपका हाइपोथेसिस क्या है आपका? ठीक है ना। और जिस बच्चे ने गलती से पीएचडी कर ली और वो कोई भी इंटरव्यू देने के लिए चला गया, इंटरव्यू और पूछेगा कि हाइपोथिकेशन क्या था आपका, क्या आपका हाइपोथिकेशन हाइपोथेसिस आपका जस्टिफाई हुआ? नहीं। क्या क्या आ रहा है हाइपोथिकेशन का मतलब? नहीं चल रहा। तो थोड़ा सा इंग्लिश में मीनिंग बताओ। दृष्टिबंद तो मतलब नजरबंदी होगी। नहीं, चलो जरा इसको याद कर लो हमेशा हमेशा के लिए, बड़ा ही खतरनाक वर्ड है। ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक बार पहले ही बताया मैंने, पर शायद हो गया हुआ, 1.5-2 साल हो गए मुझे बताया। हाइपोथिकेशन, ये स्पेलिंग ठीक है ना? चलो, हाइपोथिकेशन को याद रखना, पींग होता है इसका मतलब। पींग, कभी तीज वगैरह में झूला झूले हो, कभी किसी ने पींग दी है, वो मतलब होता है। हाँ, जो भी कुछ चल रहा है ना उसको वो रकम अकल्पना की तरफ उसको बढ़ाना, पींगे देना। ये विचारों की भी पींगे होती है ना। विचारों के झूले पे कोई झूल रहा है, एक दूसरा बंदा आया, हाँ, और वो पींग देने लग जाए उसको कि हाँ ठीक कह रहा है, फिर न्यू हो जाएगा, फिर न्यू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। देखो जरा हाइपोथिकेशन को समझ लेते हैं। देखो, कुछ नहीं करना, ये हमेशा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये शब्दार्थ के जैसा कुछ नहीं। बोल देना नजरबंदी। ठीक है ना। देखो जरा, देखो, एक आदमी, ठीक है ना, छोटा सा घर है उसका, ठीक है ना, ये लो, एक कमरे का घर है, ठीक है जी। और थोड़ा सा प्लॉट सा है लंबा, 100 गज का, ठीक है ना। और वो डी पार्क पे कहीं या फिर दिल्ली के पोश इलाके में कहीं रहता है। ठीक है। वो थोड़ा सा सटका हुआ है। ठीक है ना। वो पींग लेने वाला आदमी है। ठीक है ना। इसका नाम, ये देखो ये खड़ा हुआ, ठीक हो गया। या तो इसका नाम हाइपोथेसिस रख लेना, या फिर हाइपोथिक मतलब कुछ भी कर लेना इसका नाम, या फिर पिंगू कर लेना। ठीक है ना, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है जी। ये
एक आदमी को हायर करता है अपने यहाँ पे सफाई करवाने के लिए, ठीक है ना, सफाई के लिए। मैंने बता दिया एक कमरा है बस, ठीक है। ये इधर रोड है, ठीक है ना, ऐसे रोड है। ये इसकी प्रॉपर्टी, इधर दीवार है, इधर दीवार है, ठीक है। विजुलाइज कर पा रहे हो ना। इधर छोटा सा लॉन बनाया हुआ है, ठीक है, सिंपल है। चलो ये आ गया। लेट्स से ये काम वाला KW, ठीक है ना, काम वाला इसके पास आता है। देख लो बस इसके पास यही है। अगेन मैं इसके बाद आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब आपको खुद सोचना है। इसके पास सिर्फ ये एक कमरा है, इस कमरे में अटैच लैट्रिन बाथरूम है, ठीक है जी। कोने में इसने एक रसोई बना रखी है, दो चार बर्तन ले रहा है, ठीक है। एक दीवान है टूटा फूटा का, ठीक है जी। अब जो टीवी है, स्क्रीन है, रेडियो, जो कुछ भी, बस इतना ही। इसके पास कुछ नहीं है। ये गेट लगा हुआ है, वो भी जरा हुआ, ठीक है ना, टच नहीं पूरा है। मैंने बताया आपको थोड़ा, ठीक है, सटका हुआ तो है ही। ये काम वाला बुला रहा है, बताओ, काम करने के लिए, ठीक है। देखो अब मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। नाउ आई एम दैट मिस्टर पिंक, ठीक होगा। मैंने काम वाला बुला लिया है, ठीक है ना। अब वो काम वाला आ गया है, मैं काम वालों को बोलता हूँ कि भाई, हाँ भाई बताओ भाई, इतना इतना काम है, देखिए ऐसे ऐसे है, इसको साफ करना है, बता भाई कितने लेगा। सही। अब वो काम वाला भी असली कंप्यूटर था। बोला जी इसके तो मैं, देखो 100 गज का है, और देखो कितनी झाड़ू मारना पड़ेगा, पोछा मारना पड़ेगा। बोला हाँ भी, तो पोछा तो मारना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर सर्फोफिनाइल विनाइल आएगी, वो फ्लोर क्लीनर आएगा। बोला भाई आप, वो तो आएगा, ठीक है। वैसे तो सरकारी ऑफिसर रिटायर है, लेकिन रहने खोने का ढंग ढंग वगैरह नहीं, सामान इतना ही बस इसके पास, ठीक है ना। मैं यूँ नहीं कह रहा कि इसके पास पैसे की कमी है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा गया हुआ, ठीक है ना। एवरीबडी नोज कि ये किस हिसाब का बंदा है, रिटायर्ड है और थोड़ा सटका हुआ है। तो ये बोलता है भाई देखो बाबू जी, काम तो बहुत ज्यादा है, मैं 5,000 रुपये लूंगा। तो मैं कहता हूँ कि हाँ भाई बात तो ठीक है, 100 गज का घर है, पूरे घर में झाड़ू मारनी, फिर पोछा मारना, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। फिर एक बात बता, बाहर गाड़ी खड़ी है एक, ठीक है ना, पोर्श, वो डेली जो है साफ करनी है, ठीक है ना। वो काम वाला आया हुआ है, मैं गार्डन में खड़ा हूँ, देखो मैं गार्डन में खड़ा हूँ, दिख रहा है। और ये देखो मेरे हाथ में पाइप है, ये पानी की टूटी लगी हुई है, ये देखो पाइप लगी हुई है मेरे हाथ में, ठीक है ना। और ये मैं पाइप से पानी डाल रहा हूँ, ठीक है। तुम मूर्ख हो, तुम्हें गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है, मैं अपनी पोर्श धो रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं दिख रही ना, मूर्ख हो तुम। ठीक है ना, सही। लेकिन ये जो काम वाला ना, इसको दिख गई, इसने बोला बाबूजी धो दूंगा गाड़ी, डेली धो दूंगा, लेकिन 5,000 एक्स्ट्रा ला देंगे महीने के। तो महीने में 10,000 रुपये लूंगा, ठीक है। ले लिए भाई। तुम्हें दिख रही गाड़ी अभी, डेली साफ करता है, और डेली मैं इसको पैसे देता हूँ उसके साफ करवाने के। बोलो, ये है हाइपोथिकेट करना। ये याद कर लेना, ये हमेशा तुमको ये वर्ड याद, ये जैसे सुनाई देगा ना, तो ये हाइपोथिकेट, ये मिस्टर पिंकू आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा लेजिबली, थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं, सही, कर लें। कभी बैंक में लोन लेने के लिए जाओगे जीवन में, ठीक है, या फिर आपने सुना होगा कि भाई इंस्टेंट लोन, ठीक है ना, इतने परसेंट पे इतने परसेंट ब्याज, फिर इतने परसेंट को। अब आजकल तो जैसे इंश्योरेंस भी आता है, टर्म इंश्योरेंस करवा लेते हैं ना, भाई इतने साल तक आपको पेमेंट देनी है, प्रीमियम देना है, इसके में इतने मिल जाएगा, इतने मिल जाएगा, इतने मिल जाएगा, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, है ना। है है आ गई 2 करोड़, 100 करोड़, ठीक है। चलो इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई, क्या आ गए 100 करोड़। सब कुछ हाइपोथिकेटेड है, सब कुछ हाइपोथिकेशन में चल रहा है, सब कुछ पीग। एक दूसरे को, कोई आदमी चलेगा बैंक में या फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास,
ठीक है ना भाई, आप बढ़िया सा प्लान बता दो। अरे बाबूजी आपके लिए ऐसा प्लान बता देंगे, ठीक है ना। आपको 12 साल सिर्फ 1-1 लाख रुपया जमा करो। अभी अभी आया था मेरे पास थोड़े दिन पहले, ठीक है। मैं भाई क्या क्या मिलेगा इसमें, 12 साल होने के बाद जो है, जैसे ही 2 साल आपको कंप्लीट हो जाएंगे, ये जो अभी 2 साल हो जाएंगे, आपने 2-2 लाख करवा दिए, तो फिर आप जो है 4 साल की वो भी कर सकते हो, फिर आपको इंटरेस्ट भी इसके ऊपर मिलेगा। फिर जो है आपको 12 साल के ऊपर, जब 12 साल आप कंप्लीट कर दोगे, फिर आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस हो जाएगा। आपकी फैमिली मेंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे, ये भी इंक्लूड हो जाएगा। फिर उस 1 करोड़ के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलने लग जाएगा। फिर इतने साल के बाद आप निकलवा भी सकते हो। फिर वो आप रिटायरमेंट भी कर सकते हो। फिर अगर आपको और भी इन्वेस्ट करना हो तो ये भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर 100 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। ठीक है ना। कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूँ भाई, ऐसा कर, जो इंटरेस्ट आ रहा है ना वो पैसा डाले मेरा करके। ठीक है ना, बट अगेन सब कुछ हाइपोथिकेशन में है, रियलिटी में नहीं है। ट्रांजैक्शंस में ये होता है, मोर्गेज में ये होता है, क्योंकि मोर्गेज में वो जमीन का टुकड़ा उठा के थोड़ी ना वो पॉकेट में डाल के चला जाएगा। जमीन का टुकड़ा वही है, उसके ऊपर इंटरेस्ट बन रहा है, डेली के हिसाब से, घंटे के हिसाब से, महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से। ठीक है, ये सब कुछ हाइपोथिकेशन, इमेजिनरी हो रहा है, ये दृष्टिबंद तरीके से हो रहा है। एक नजरबंदी है विचारों की, उसके अंदर ये सब कुछ कैलकुलेशन हो रही है, ये होता है हाइपोथिकेशन। ठीक हो गया, समझ गए। जनरली जब आप लोन के अंदर पढ़ोगे इसको, या फाइनेंस के उसमें पढ़ोगे, तो बेसिकली क्या है, जैसे कार के ऊपर लोन उठा, कार मैं ही चला रहा हूँ, कार मेरे पास ही है, लेकिन आरसी पड़ी है, इस आरसी के ऊपर मैंने लोन उठा लिया, ये हाइपोथिकेशन। ठीक है ना। कल को तो मैं फिर क्या बोलते हैं, जो ब्याज आता है वो ब्याज दू ही ना। अरे क्या का लोन, मैं गाड़ी चलाना लग रहा हूँ, क्या का लोन, लेकिन लोन बढ़ता रहेगा। अरे एक दिन बैंक आया बड़ा आएगा, उल्टी कर लेगा। वो बोलेगा भाई तुम्हारा लोन था तो तुमने गाड़ी पहले क्यों नहीं दी। भाई वो हमारी प्रॉब्लम है, हमने ली कि नहीं ली। ये एग्रीमेंट, जो लोन एग्रीमेंट हुआ था उसकी शर्त थी, ये गाड़ी यही रखेगा, लेकिन लोन का अमाउंट दिया है। जैसे कि लोन के ऊपर गाड़ी लेते हैं, इंस्टॉलमेंट देना बंद करके तो देखो। ठीक है ना। पीक के ऊपर पीक, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, फिर चक्रवृद्धि इंटरेस्ट। अरे एक दिन फिर बैंक वाला, या फिर वो क्या, क्या इंश्योरेंस बोलते, क्या बोलते हैं, फाइनेंस, फाइनेंस वाला आएगा और वो आपकी प्रॉपर्टी उठाएगा और चलता रहेगा। ठीक है, सिंपल। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लिख दिया सिक्योर्ड लोन, मॉर्गेज स्पेसिफिक बोल के रखा हुआ है, ठीक है जी। नीचे प्लेज ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी लिख दिया, लेकिन एक हाइपोथिकेशन भी तो होता है, क्योंकि वो वाली मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी तो लोन होता है, कि जब वो मूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास ही रहती है, लेकिन हाइपोथिकेटेड होता है सब कुछ। वो भी लिखना था तो यहाँ पे लिख दिया है। सिंपल है। अब वो काम वाला गया, ठीक है जी, आज उसका तो दिन बन गया, 10,000 रुपए का भाई उसको तो मिल गया। वो भी नहीं खट्टू था, कुछ काम नहीं करता था। ठीक है, वो जाके बोला कि भाई, अपना शाम को कहीं बैठ गया बीड़ी बंडल का उपभोग करने के लिए। ठीक है, जब उसके साथी बोल रहे हैं कि भाई उस पागल के पास गया थे तो, ठीक है ना। अब बोला खबरदार किसी ने पागल बोल दिया। अब बोला यार गाड़ी धोता रहा, पोर्शी है। बोला तुम्हें नहीं दिखती, तुम मूर्ख हो, मूर्ख हो, मन वो पैसे दे है धोने के, रोज तुम कहते हो उसके पास गाड़ी नहीं है, तुम हो मूर्ख। दिख रही तुम्हें गाड़ी, दिख रही क्या। देखो जरा हाइपोथिकेशन की दृष्टि से देखो, आपको दिखाई दे रही है। अगर मैं कहूं ये KW तुम हो, तुम्हें दिखने लग जाएगी, है ना, है ना। 6 महीने पास जो गाड़ी बहुत लंबी चौड़ी है जी, ये तो इसके पैसे बढ़ाओ। बात तो ठीक है, मैं ड्राई क्लीन भी कर दूं, हाँ हाँ ले, 15,000 रुपये ले दूं सिर्फ गाड़ी साफ करके। समझ पा रहे हो। देखो एक दृष्टि से देखोगे तो दिखाई देगी, एक दृष्टि से नहीं देखोगे तो दिखाई नहीं देगी। यही हाइपोथिकेशन। नजरबंद, विचारबंद। यही तो मजे की बात है। कभी की जीवन में यही मजा अगर किसी और से लेना है तो उसके सामने सिर्फ जिक्र कर देना हाइपोथिकेशन क्या है। ठीक है ना, फिर मजे। ठीक हो गया, आई होप तुमको याद हो गया।
डन, वापस आ जाओ डेफिनेशन पे। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्लेम ऑन एनी डेट। ध्यान रखो, टीपीए में डेफिनेशन क्लोज के अकॉर्डिंग सिंपल अनसिक्योर्ड डेट को ही क्लेम बोल रहे हैं भैया। ठीक है ना, इसके ऊपर अगर लिखना चाहो क्लेम्स टू एनी डेट, इसके ऊपर लिख सकते हो प्यार से अनसिक्योर्ड डेट। क्यों, सिक्योर्ड तो आ गए नीचे, वो तो भर निकाल देंगे। ये देखो सारे के सारे सिक्योर्ड है। अदर देन ए डेट सिक्योर्ड बाय मोर्गेज, ठीक है जी, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ए डेट बाय हाइपोथिकेशन, और ए डेट बाय प्लेज ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी, और ए डेट टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे सिक्योर्ड हैं। इधर एक्चुअली या फिर कंस्ट्रक्टिव, या तो ये एक्चुअली हो या फिर कंस्ट्रक्टिव यानी हाइपोथिकेटली हो, है ना। कई बार इंटरेस्ट एक्चुअल हो सकता है भाई, जब डिवोर्स कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, डेजर्शन कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, तो लोन क्यों नहीं हो सकता। ठीक हो गया। ये हाइपोथिकेशन के ऊपर तो एक पूरी इंडस्ट्री चल रही है इस पृथ्वीलोक पे, और कब से, 18वीं सदी से चल रही है इंश्योरेंस। और इस पृथ्वीलोक पे सबसे बड़ी इंडस्ट्रियों में से एक इंडस्ट्री है ये। प्रॉफिटेबल है, और आपने अगर बढ़िया नाम कमा लिया, आप प्राइवेट भी शुरू कर सकते हो, बढ़िया नाम कमा लिया तो सीधे सरकारी आदमी बन जाओगे आप। सरकार आएगी, बोलेगी भैया हम भी हिस्सा लेंगे। ठीक है ना, तो किस चीज का इंश्योरेंस कराता है भाई, दिन में 10 सांस सुबह इंश्योरेंस है, पीछे लूंगा। ठीक है ना, वाह। मान लो कोई एक ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड है, ट्रम्प के जैसा, और वो बैठ जाए कहीं गद्दी पे, दिस इज ए नाइस आइडिया। ठीक है, चलो मैंडेटरी कर दो, है ना। जैसे स्कूटर गाड़ी घोड़ों के कर रखे हैं ये मैंडेटरी, ठीक है जी, सरकार का बस एक हो जाता है, मैंडेटरी हो गया है। अब इंश्योरेंस कंपनी वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हाइपोथिकेशन पे चल रहा है। जरूरी है कि सारा हर कोई अपनी गाड़ी भिड़ा के चल, ठीक है, पैसे तो उसको भी देने हैं जो दुनिया का सबसे बढ़िया राइडर है, या फिर वो गाड़ी चलाने वाला है, ड्राइवर है, वो उसको भी इंश्योरेंस करवाना। एक्सपायर क्यों डेट। और फिर बाद में फिर पैसे देके रिसीव करो। क्या ये पैसे वापस मिलते, लेट्स से एक आदमी दुनिया का सबसे बढ़िया ड्राइवर है, एक्सीडेंट तो छोड़ो, मतलब टच भी नहीं टच भी हुआ। नहीं हुई है, ठीक है, हर साल इंश्योरेंस करवाया है, तकरीबन 60 लाख इंश्योरेंस में दिन लगा चुका है, क्या पैसे वापस आएंगे। इतना बढ़िया बिजनेस है। मैंडेटरी, बिल्कुल मैंडेटरी है। लाइफ नहीं, लाइफ ये, हाँ, ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस। शुक्र मनाओ नहीं है, ठीक है ना। मैं तो वही कह रहा हूँ, ये वही तो आ गया सांस लेने के। और फिर ये बाद में फिर क्लेम देते हुए इतना परेशान करके इंश्योरेंस को हाँ ऐसा रिजेक्ट रिजेक्ट। ये तो प्रोसीजर है ना, ये प्रोसीजर है कंपनीज का। ठीक है ना, वो कोई भी क्लेम आएगा वो तो रिजेक्ट करेंगे, क्यों दें भाई, उनकी तो कमाई यही है। ठीक है ना, तो 2 मिनट में रिजेक्ट कर देते हैं। इंश्योरेंस का कागज देखा है, इंश्योरेंस की कभी एड सुनी है रेडियो के ऊपर तुमने, लास्ट में बता सॉलिसिटर, ऐसी कागज होता है इंश्योरेंस में, कभी पॉलिसी पढ़ के देखना, इतने छोटे छोटे अक्षर होते हैं, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास लेके पढ़ना पड़ेगा। ये इसलिए है कि एक आधी कंडीशन वो बस स्किप कर दे और फटाफट साइन कर दे, साइन एक बार हो गई ना फिर बाउंड हो जाओगे आप। ठीक है ना, मेरे पास तो अभी भी जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे आते हैं, मैं तो शुरू हो जाता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है हेल्थ इंश्योरेंस। ये हेल्थ का डर दिखा के, ठीक है ना, इंश्योरेंस करवा लेते हैं, और जैसे ही बीमार होता है ये भाग जाते हैं वहां से। कोरोना टाइम पे सबसे ज्यादा हो रहा मैंने तभी करवाया था, फिर गुड़िया होगी, फिर बोले नहीं गुड़िया तो है ही नहीं इसके अंदर क्लेम। मगर भाई पहले कैसे करवाएं, पहले कैसे करवाएं, ये तो ऑटोमेटिक होना चाहिए। मैं कहा भाई चलो ठीक है, मगर आप हो गई है, अब दिक्कत आ गई तो अब कराओ, नहीं 3 महीने के बाद होगा। मैं इतना सब फ्रॉड हो, तुमने पैसे मारने थे, पैसे मार दिए, मेरे पास कॉल नहीं आता, मैं तो सीधा शुरू हो जाता हूँ। अब क्या करें, केस तो बहुत जगह करने थे, अब क्या करें, घर संभाले केस करें, क्या करें। मैं तो केस उस पर डॉक्टर पे भी करना था, लेकिन क्या करें, जिसने जिसके पास जिसने 12 दिन वेंटिलेटर पर रखा मेरा बच्चा। ठीक है ना, ठीक है ना, उसकी उसके आज तक भुगत रहा हूँ, लेकिन क्या करें।
अब केस कूस करने के लिए तो समय चाहिए और पैसा चाहिए, वो दोनों की कमी है अपने पास। ठीक है ना, क्योंकि अपन घर पे भी अकेले हैं, बाहर भी अकेले हैं। चलो, डन, सिंपल। एक्चुअल हो या फिर कंस्ट्रक्टिव हो, ऑफ द क्लेमेंट विच द सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज एज अफोर्डिंग ग्राउंड फॉर रिलीफ, वेदर सच डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट बी एग्जिस्टेंट, एक्रूइंग और कंडीशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जिस्टेड ऑलरेडी हो या फिर एग्जिस्ट बाद में होने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइपोथिकेशन भी तो आ गई, इतना मिल जाएगा वो तो बाद की बात है। ठीक हो गया, ये बेनिफिट, ये इंटरेस्ट, ये पैसा वैसा, ये अभी हो, एग्जिस्टेंट में हो, या एक्रू हो रहा है, या फिर कंडीशन है, कोई कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी मेरे को, या फिर ये कंडीशन किसी घटना के ऊपर आधारित है। सिंपल। टर्म लाइफ इंश्योरेंस सारा सारा कंटिजेंट है, लाइफ इंश्योरेंस ही कंटिजेंट है बेसिकली, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ये भी कंटिजेंट है। सारे ही होते हैं इंश्योरेंस कंटिजेंट ही होते हैं। सिंपल हो गया ना, सही। ये तुम्हारा एक्शनेबल क्लेम है। आगे ध्यान रखना, घर पे जाना है और ये सेक्शंस खोल खोल के लिख लेना। डायग्राम बनाने हैं, डायग्राम बनाने की हैबिट क्रिएट कर लो। ठीक है जी, अदरवाइज क्रिएट करना है तो अदरवाइज क्रिएट कर लो। ध्यान रखना, ऐसा गंदा वेरिएक्ट है ये, शाम को जाओगे और मत पढ़ो, एक हफ्ते के बाद सैटरडे को गायब हो जाएगा। ए पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस, छोड़ दो, जाने दो नोटिस को। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। पढ़ना हो तो पढ़ा सकता हूँ मैं, लेकिन क्या है कि काम की नहीं है। छोड़ते, ये सिर्फ नोटिस की डेफिनेशन है, छोड़ दो इसको, नोटिस की डेफिनेशन। आओ, सेक्शन 4, इनैक्टमेंट्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी टेकन एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सप्लीमेंटल टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट। सिंपल, सप्लीमेंटल है यह एक्ट, सप्लीमेंटल टू है रजिस्ट्रेशन एक्ट के। ठीक है ना, उसके कॉन्ट्रेरी नहीं है, सप्लीमेंटल है। यानी टीपीए का और रजिस्ट्रेशन एक्ट का आपस में कोई भी विवाद नहीं है। ठीक है ना, सिंपल है, बस इतनी सी बात है। सेक्शन 4 किया भी। कल से आपका सेक्शन 5 शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, जितना करवा चुका हूं टीपीए काइंडली उसको पढ़ लेना, वरना सेक्शन 5 से ही बंद है दरवाजा, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, और इसके नॉर्मली नॉर्मली जैसे कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनके सिलेबस में है, इनके पीटी के क्वेश्चन जरूर निकाल लें। ठीक है, सिंपल। ये उन बेट में से एक है, बेसिकली मान लो जैसे यहाँ पे है नहीं, ठीक है, और मेरे पास, मैंने तो बताया, मैं तो दो रजिस्टर भर रखे हैं। मैं तो अगर कहोगे तो एक्शनेबल क्लेम के ऊपर भी मैं तो डिक्टेशन भी करा दूंगा, वो आपको कई सारे एग्जांपल भी करा दूंगा मैं इसको। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी का, मूवेबल प्रॉपर्टी का जरूरी था जो मैंने आपको करवा दिया, इसमें सिर्फ उतना कराऊंगा जितना तुम्हारे काम आएगा। खाम खा वो बटन बढ़ा के फायदा नहीं है, क्योंकि अभी तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई। ठीक है ना, डॉक्ट्राइन्स बहुत है इसमें, मैक्सिम्स बहुत है। एक एक तो मैं कर गया हूँ, सुई जनरल को कर चुका हूँ, अवॉइड कर चुका हूँ, वो तो अभी अभी था, अटेस्टेशन में ही था। ठीक है ना, बट करा दूंगा मैं कल परसों। ठीक हो गया। अच्छा, ध्यान रखो, मैं आपको ये कह रहा था कि एक दिन, क्योंकि संडे की क्लास लगी थी अपनी, ठीक है, तो मैं एक दिन इसलिए लगा रहा हूँ क्लास क्योंकि एक दिन मेरे को ऑफ करना है। ठीक है, मेरे को जाना पड़ेगा कल, तुम्हारी भाभी का वो है, पीएचडी का। ठीक है ना, रिपोर्ट वगैरह सबमिट करानी है, इनको मीटिंग वगैरह अटेंड करनी है। ठीक है ना, तो कल मैं निकल जाऊंगा। जो नेट वाले जो है ना, जो नेट वाले हैं, सुनो, जो नेट वाले हैं, ठीक है ना, अगर मैं जल्दी आ गया तो मैं मैसेज डाल दूंगा, अगर तुम क्लास लगाने वाले हो तो आ जाना, अगर मेरे को जो भी क्लास लगा लेंगे हम आ जाएंगे तो मैसेज कर देना, नहीं तो उसकी बुक कर लेना। सुबह के मुझे जाना है ना। मतलब हम क्या कहेंगे, आप ये बता देना कि भाई एक वो दे दो कि 12 के बाद हो सकती है। हाँ, चाहिए कि 12 हाँ, बेसिकली